हेलो एवरीवन देयर वेलकम टू दिस चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं ट्वेल्थ स्टैंडर्ड का इंग्लिश चैप्टर नंबर 1। ओके, सो हमारा ये फर्स्ट चैप्टर है। हम आज से इंग्लिश पढ़ना शुरू करने वाले हैं। ओके, सो इस चैप्टर का नाम क्या है गाइज? यस, एज वी कैन सी इसका नाम है एन एस्ट्रोलॉजर्स डे। ओके, तो सबसे पहले एस्ट्रोलॉजर होता क्या है? ओके, सो एस्ट्रोलॉजर मतलब होता है, यस गाइस आप लोग सही जा रहे हो। एस्ट्रोलॉजर का मतलब होता है ज्योतिषी। ओके, जो हमारी भविष्यवाणी बताता है। ओके, तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले कि एक एस्ट्रोलॉजर का एक ज्योतिष का दिन कैसे गुजरता है। ठीक है, ये बहुत ही अच्छी सी स्टोरी है, आप लोग को बहुत मज़ा आने वाला है। और थोड़ा इनके बारे में हम ऊपर पढ़ने वाले नारायण आर के नारायण के बारे में, तो आपको पता चल जाएगा। इस तरह हर जगह पे ये लिखा हुआ है कि इनकी स्टोरीज़ कैसी होती है, बहुत ह्यूमरस होती है। ठीक है, इसमें बहुत मस्ती मजाक होती है। तो ऐसे यहाँ पे भी कुछ ऐसे सीरियसनेस वाला नहीं है, आपको लास्ट में ट्विस्ट मिलने वाला है। ओके, तो हम देख लेते हैं इनके बारे में। ये हमारे टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 1 पे दिए हैं, तो ज़रूर कुछ खास बात होगी इनमें। तो अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, वैसे गाइज आप लोगों को एक बात याद रखनी है कि इतना सब आपको इसीलिए दिया क्योंकि इन्होंने बहुत ऐसे काम किए हैं। ठीक है, जो उनका नाम है, तो उनकी पर्सनैलिटी के बारे में हमें जानना ज़रूरी है, इसीलिए ये दिया हुआ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोगों को ये सब चीज़ें याद रखती हैं, इसको कुछ इतना सीरियस मतलब बस इनके बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं बिकॉज इन्होंने कुछ तो ऐसा महान काम किया है। ऑफकोर्स इन्होंने इतनी कुछ चीज़ें की है, तो ये आज हमारे फ्रंट पेज पे सबसे पहले महाराष्ट्र बुक के महाराष्ट्र बुक के सबसे फ्रंट पेज पे, राइट। सो चलो अब इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। ओके, सो इनका नाम है आर के नारायण। इनका बर्थ कब हुआ था? 1906 में। एंड डेथ कब हुई थी? 2001 में, 2001 में। तो इनका पूरा नाम है रसीपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर नारा स्वामी। ओके, वॉज वन ऑफ द बेस्ट नॉन नॉवेलिस्ट अमंग इंडियन इंग्लिश राइटर। तो ये जो है हमारे आर के नारायण, ये वन ऑफ द बेस्ट नॉवेलिस्ट है। और ये कौन से लैंग्वेज में अपने नॉवेल्स लिखते हैं? यस, इंग्लिश में। ओके, ही इज़ एन ऑथर ऑफ 14 नॉवेल्स। ठीक है, वो 14 नॉवेल्स के ऑथर। उन्होंने क्या लिखा? 5 वॉल्यूम्स ऑफ शॉर्ट स्टोरीज एंड अ नंबर ऑफ ट्रेवलेजेस। देखो ट्रेवलेजेस क्या होता है, अभी हम लोग ये देखते हैं ना व्लॉग्स वगैरह, ट्रैवल व्लॉग उन लोग बताते हैं कि उन लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा, वर्थ इट है ये जगह या फिर ये यहाँ नहीं आना चाहिए, बहुत महंगाई है, या जो भी है, जो भी हम ट्रैवल व्लॉग में देखते हैं वही होता था। क्या होता था? ट्रैवलेजेस जो बुक में लिखी जाती थी। ठीक है, एंड हैज़ अ कलेक्शन ऑफ नॉन फिक्शन टू हीज क्रेडिट। तो देखो नॉन फिक्शन यानी कि फिक्शन देखो क्या होती है? ख्याली पुलाव। ठीक है, फिक्शनल है जो चीज़ एक्चुअल में नहीं होती, हम बस सोचते हैं काश ऐसा होता, एक ऐसी दुनिया वहाँ पे ऐसे लोग होते। ये क्या होता है? फिक्शनल चीज़ होती है। लेकिन नॉन फिक्शन यानी कि रियलिटी, जो एक्चुअल में चीज़ें होती है, उस चीज़ का भी उनका क्या है? उनके पास कलेक्शन है। कलेक्शन इन द सेंस कि उन्होंने उस चीज़ में भी कॉन्ट्रीब्यूट किया है, उन्होंने एक्चुअल स्टोरीज जो होती है उस चीज़ पे भी काम किया। ओके, ही ऑल्सो रोट हिज मेमर माई डेज 1975। अच्छा, मेमर मतलब क्या होता है? मेमर है ना, हम कहते हैं ऑटोबायोग्राफी को। ठीक है, नाउ देखो एक होता है ऑटोबायोग्राफी और एक होता है ऑटोबायोग्राफी, राइट। तो ऑटोबायोग्राफी मतलब कि उन्होंने खुद के बारे में लिखा था। देखो ही इज मेमर माई डेज। ठीक है, नारायण जी ने, आर के नारायण ने अपने बारे में लिखा था, इसीलिए वो थी ऑटोबायोग्राफी। लेकिन अगर कोई और लिखता, यस, आर के नारायण के बारे में, तो वो क्या होती है? बायोग्राफी। यानी कि समझ रहे हो, है कोई और किसी और के बारे में लिखे तो वो होता है, यस, बायोग्राफी। और जब हम खुद के बारे में लिखे तो वो क्या होता है? ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, नारायण क्रिएटेड द इमेजिनरी टाउन ऑफ मलगुड़ी वेर रियलिस्टिक कैरेक्टर्स इन अ टिपिकल इंडियन सेटिंग लिव्ड अमिड अनप्रिडिक्टेबल इवेंट। तो उन्होंने एक ऐसी भी इमेजिनरी टाउन बनाया था, और उस चीज़ का नाम क्या था? मालगुड़ी। मतलब उन्होंने लिखा था ऐसी स्टोरी, और उसमें क्या होता था? जो टिपिकल इंडियन होता है ना, टिपिकल इंडियन, लाइक अभी हम लोग थोड़ा मॉडर्निज्म में जा रहे हैं, तो हम लोग मॉडर्न है, लेकिन टिपिकल बहुत सी चीज़ों पे, मतलब इंडियंस आर रियली गुड पीपल। ऑफ कोर्स आई एम ऑल्सो इंडियन, वी आर ऑल्सो इंडियन, राइट। लेकिन फिर भी जो हमारे कुछ पहले के लोग होते थे, उन लोगों के कुछ कुछ ऐसे बिलीव्स होते थे ना गाइस, जो आज हम सोचेंगे तो हमें लिटरली हंसी आती है, राइट। तो उन्होंने उस चीज़ को ना एक ह्यूमरस वे में दर्शाया था, एक कॉमेडी बनाया था, और वो सारी चीज़ें कुछ ऐसी नकली चीज़ें नहीं थी जो एक्चुअल में हम करते थे, और वो फनी वे में उसको दर्शाया गया था। ओके, his stories are grounded in humanism and celebrated the humor of energy ordinary life. His stories are characterized by a simple style and subtle humor. Okay, तो उनके बारे में यही बताया गया है कि उनकी जो स्टोरीज़ होती है वो पूरी ना ह्यूमनिज़म से रिलेटेड होती है। ठीक है, और बहुत एनर्जेटिक होती है, और उसमें बहुत सी फ़नी चीज़ें, मजाक मस्ती ये सब होती है, कुछ ऐसी सीरियस जैसी चीज़ें नहीं है। ओके,
और ना जैसे कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया कि आपको इतना कुछ ये सब याद रखने की ज़रूरत है, तो इनकी ये सारी बुक्स का नाम है, ठीक है, स्वामी एंड फ्रेंड्स। इन्होंने जो भी बुक्स इन द सेंस इन्होंने जो भी चीज़ें राइटिंग लिखी थी, नॉवेल्स या जो भी उनकी चीज़ें उस चीज़ों का, ठीक है, द डार्क रूम, द फाइनेंशियल एक्सपर्ट एंड मैनी मोर अदर बुक्स। ओके, तो ऐसी सारी चीज़ों की जो है ये नाम दिया हुआ है। ओके, और देखो यहाँ पे एक और काम की बात है कि इनकी एक नॉवेल थी जिसका नाम था द गाइड, जिसकी वजह से उनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था इन 1961। तो साहित्य अकेडमी अवार्ड कोई ऐसा छोटा मोटा अवार्ड नहीं है, द मोस्ट कवेटेड लिटरली ऑनर इन इंडिया, ठीक है, बहुत ही सम्मानित ये एक, मतलब जिसको मिल जाए वो एक बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी को मिलता है, ऐसे आसानी से नहीं मिलता है, सबसे ज़्यादा ऑनरेबल चीज़ है वो इंडियंस के लिए, ठीक है। तो वो उनको इस चीज़ की वजह से मिला था, द गाइड की वजह से। एंड हिज राइटिंग इज डिस्टिंग्विश बाय ह्यूमर एंड अनअफेंडिंग आयरनी। देखो मैंने कहा ना आपको, यहाँ पे बार बार लिखा गया कि ह्यूमर मतलब क्या होता है, मजाक, ठीक है, थोड़ा सरकास्टिक वे में, मस्ती मजाक ऐसे, और अनअफेंडिंग आयरनी यानी कि वो मजाक तो करते थे, हंसी मजाक तो करते थे, लेकिन ऐसा जो किसी दूसरे को तकलीफ ना पहुंचा। अनऑफेंडिंग मतलब किसी को बुरा ना लगे, सब लोग ही उस चीज़ पे हंसते थे, कोई उससे ऑफेंड नहीं होता था। अ यूनिक इंडियननेस एंड सिंप्लिसिटी विच इज़ अटरली चार्मिंग एंड ऑथेंटिक। मैंने क्या कहा, ऑथेंटिक। ऑथेंटिक यानी कि ना वो जेनवनली चीज़ें इंडिया में होती थी उसी चीज़ को वो बताते थे। लेकिन गाइज अभी हम सोचने जाए तो बहुत सी चीज़ें हैं जो हम आज सोचते हैं, हमें उस पर हंसी आती है, ठीक है। देखो ऐसा कहा जाता है, इंडियंस में बहुत ऐसा बिलीव है ये कि जब क्रो होता है, कौवा जो होता है वो खिड़की में आकर बोलता है तो कोई मेहमान आने वाला होता है। तो इस चीज़ को उन्होंने दर्शाया, ये सब चीज़ें की, तो ये सब चीज़ें अब सोच के हमें हंसी आती है, राइट। तो यही सारी चीज़ें थी। और उनका जो एक स्टाइल था वो बहुत ही सिंपली वो कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं होती थी, आसानी से बता देते थे, वो वही चीज़ दर्शाते थे, और वो फ़नी चीज़ होती थी, ठीक है, और अनअफेंडिंग होती थी, ठीक है। नारायण टिपिकली पोर्ट्रेट्स द पेक्युलरिटीज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप एंड आयरनीज ऑफ इंडियन डेली लाइफ, ठीक है। जो इंडियंस हम डेली लाइफ में हमारा होता है उस चीज़ से ही वो सारी चीज़ें लिखते थे, वही चीज़ दर्शाते थे, पोर्ट्रेट्स यानी कि दर्शाना, दिखाना। हिज स्टाइल इज़ ग्रेसफुल, मार्क्ड बाय जेंटल ह्यूमर, एलिगेंस एंड सिंप्लिसिटी, एज आई सेड, ठीक है। बहुत सिंपली वो एक्सप्लेन करते थे सारी चीज़ें, बहुत मतलब ही वॉज अ गुड पर्सनैलिटी। ओके 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 सो हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा एन एस्ट्रोलॉजर डे। ओके गाइस, अगर हम यहाँ पे साथ होते, ऐसा इंटरेक्शन होता, तो ये बहुत ही मज़ेदार चीज़ होती। बट मैं आप लोगों के लिए इसे अभी भी मज़ेदार बनाना चाहूँगी। आई विल ट्राई माई 100%, ओके, कि आप लोग इसे इंजॉय करो। ओके सो पंचुअली एट मिड नाइट ही ओपन हिज बैग एंड स्प्रेड आउट हिज प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स। तो यहाँ पे क्या बोलना जा रहा है, पंचुअली यानी कि हमेशा की तरह, एक दोपहर को, ठीक है, मिड डे यानी कि दोपहर होता है, ठीक है। तो हमेशा की तरह मिड डे को क्या कर रहा था, वो अपने सारे जो प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स होते हैं, देखो अभी अगर हम किसी प्लम्बर की बात करें तो उसके प्रोफेशनल इक्विपमेंट क्या होगा, हथौड़ी और जो भी चीज़ें होती है, मुझे उन सबका इतना नाम भी नहीं पता एक्चुअली। तो हथौड़ी हो गया या फिर स्क्रू ड्राइवर, एनीथिंग, तो ये सब उसके इक्विपमेंट्स हो गए। तो यहाँ पर हम एस्ट्रोलॉजर की बात करें तो एस्ट्रोलॉजर के इक्विपमेंट्स क्या होंगे, यस गाइज आप लोग सही सोच रहे हो। तो उसके इक्विपमेंट्स क्या थे, इसमें भी आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे ये भी बताया गया। तो उसके जो इक्विपमेंट्स थे, यहाँ पे एस्ट्रोलॉजर की बात हो रही है, और उसने क्या किया, अपने सारे जो इक्विपमेंट्स थे, उसके जो सामान थे, इक्विपमेंट्स मतलब कि औजार सामान जो थे उसके, वो पूरे वो स्प्रेड करने लगा, फैलाने लगा, जैसे दुकानदार अपनी दुकान लगाते हैं तब। ओके, तो उसके सामान क्या क्या थे, विच कंसिस्टेड ऑफ डोजन कावरी शेल्स, ठीक है। कावरी शेल्स जो हम देखो बीचेस वगैरह पे जाते हैं तो शेल्स होते हैं, वैसे ही शेल्स थे, ठीक है। डोजन पता है ना, 12, एक दर्जन कहा जाता है, तो वही डोजन, ठीक है। तो वो कितने थे, काउरी शेल्स थे उसके, एंड अ स्क्वायर पीस ऑफ क्लोथ विथ ऑब्सक्योर मिस्टिक चार्ट ऑन इट, ठीक है। तो सबसे पहले क्या था, ये शेल्स थे काउरी, उसके बाद स्क्वायर पीस ऑफ क्लोथ, ऐसे एक क्लोथ था, उस पर बहुत से जंतर मंतर तंत्र क्या क्या लिखे हुए थे, ठीक है। ऑब्सक्योर मिस्टिक यानी कि जो हमें समझने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, देखो यहाँ पे ये भी दिया हुआ है, देखो सुपर नेचुरल पावर थे जिसको एक आम आदमी हम तुम नहीं समझ सकते, उसको समझने के लिए एक स्पेशल रियल टैलेंट चाहिए, ठीक है। तो वो एक क्लोथ था उसके पास शेल्स थी, उसी के साथ साथ उसके पास नोटबुक भी थी,
एंड अ बंडल ऑफ पमायरा राइटिंग। तो देखो पाम ट्री होता है ना, पाम ट्री देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ अ काइंड ऑफ पाम। तो पाम ट्री की जो डंडिया या उसकी जो सब पत्ते वगैरह होते हैं ना, उस चीज़ पे बहुत अलग अलग तरह की उसकी राइटिंग थी। वो मैं उसकी पिक्चर अटैच कर दूँगी यहाँ पे, आपको स्क्रीन पे दिख जाएगी तो आपको समझ आ जाएगा। इसमें मतलब बस ऐसा समझो कि एक पत्ते वगैरह है, उस पर बहुत सी चीज़ें लिखी हुई है जो हम आप नहीं समझ सकते, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें, ठीक है। एंड हिज फोरहेड वाज रेस्पिलेंट विद अ सेक्रेट ऐश एंड अ वेरिमिलियन। तो देखो उसका जो फोरहेड था वो बहुत ही ज़्यादा, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ब्राइट डेजलिंग एंड इम्प्रेसिव, बहुत ही इम्प्रेसिव अट्रैक्टिव लग रहा था। क्यों ये लग रहा था? क्योंकि उसने अपने सर पे पूरा अच्छे से क्या किया था, सेक्रेट ऐश को लगाया हुआ था, ठीक है। आप समझ रहे हो ना, आप ये इमेज अपने माइंड में क्रिएट कर सकते हो कि एक ज्योतिष है, ठीक है, उसने क्या किया है, पूरा वो लुक में बैठा है, उसके पूरे सामान है, और उसने अपने अच्छे इंप्रेसिव लुक के लिए क्या किया, अपने सर पे माथे पे पूरा ऐसे ऐश लगाया हुआ है, राख लगाई हुई है, और उस पे उसने ये रेड कलर का ऐसे थंब से हम टिक्का लगाते हैं ना, वो किया हुआ है। ओके, अब आपको उसकी इमेज क्रिएट हो गई होगी मन में। एंड हिज आइज स्पार्कल विद अ शार्प एबनॉर्मल ग्लीम विच वॉज रियली एन आउटकम ऑफ अ कंटिन्यूअस सर्चिंग फॉर लुक फॉर कस्टमर्स। और उसकी जो आंखें थी उसमें एक बहुत ही अलग तरह की चमक थी। क्यों ये चमक थी? क्योंकि वो बहुत ही ध्यान से सबको देख रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था कि अब मैं दूसरा बकरा किसे बनाऊँ, किसे मैं ये अपने मतलब झांसे में फंसा सकूँ। ओके, तो ये उसकी आइज़ में बहुत दिख रहा था, वो बहुत स्पार्कल कर रही थी, उसकी आँख चमक रही थी। ओके, बट विच ही सिंपल क्लाइम्स took to be an prophetic light and felt comfort। तो उसकी जो ऐसी आंखें थी, ये जो उसका पूरा लुक था, उसकी वजह से जो उसके सिंपल क्लाइंट्स है यानी कि डेली कस्टमर्स, ऐसे जो नॉर्मल लोग रहते हैं, उन लोगों को क्या लगता था, प्रोफेटिक लाइट यानी कि एक बहुत ही डिवाइन लगता था, कनेक्टेड टू गॉड। डिवाइन का मतलब होता है कनेक्टेड, तो एक बहुत ही डिवाइन लगता था कि ही इज़ द वन, ही इज़ द वन, ये भगवान से कनेक्टेड है, ऐसे उसे सबको लगता था। और उन लोगों को उसमें बहुत ही ऐसा लगता था कि अब हम इनके पास जाएंगे, यानी कि हम किसके पास जा रहे हैं, गॉड के पास जा रहे हैं, हमारी सब कुछ सॉल्व हो जाएगी, जो भी उनकी लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस थी। तो इतनी चीज़ समझ आ गई गाइज। ओके, द पावर the power of his eyes was considerably enhanced by their position placed as they were between the painted forehead and the dark whiskers which streamed down his cheek। तो देखो उसकी जो आंखें थी वो और ही ज़्यादा इंक्रीज हो रही थी, उसकी जो चमक थी, ठीक है, उसकी जो आंखों की चमक थी वो बहुत ही ज़्यादा दिख रही थी, बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस होते जा रही थी, क्योंकि वो जिस तरह से उस पोजीशन में था। देखो उसकी पूरी माथे पे क्या है, ऐश लगा हुआ, पूरा तिलक वगैरह उसने अच्छे से लगाया, और उसकी जो नीचे दाढ़ी होती है देखो आदमियों की, उसके आगे अगर वो शेव वगैरह सही से ना करे तो थोड़े थोड़े से बाल आ जाते हैं ऊपर की तरफ, ठीक है, उसको विस्कस जो कहते हैं हम, कैट्स के पास भी होती है देखो आगे। तो उस तरह की उसकी पूरी दाढ़ी है, ऊपर उसके ऐश लगा हुआ है, और उसके बीच में वो आंखें टिमटिमा रही है, तो ऑफकोर्स वो एक कुछ डिवाइन लगेगा कि ये नॉर्मल इंसान नहीं है, ऐसा पूरा वो लुक में था, वो पूरी तैयारी में था, है ना। तो इस वजह से ऐसा लग रहा था कि या यही है जिसकी तलाश थी, अभी मेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा, लोगों को ऐसा लग रहा था उसे देख के। इवन हाफ विट्स आइज वुड स्पार्कल इन सच सिटिंग। तो यानी कि कोई भी हाफ विट्स यानी कि एक कोई भी ऐसा चलता रहा फिरता आदमी हो, हम हो, तुम नहीं, स्टूपिड हो कोई है, ये हाफ विट्स यानी कि कोई ऐसा पागल हो, चलता फिरता स्टूपिड हो, उसकी भी आंखें ऐसी बहुत चमकीली चमकदार लगेगी ऐसे पोजीशन में, अगर वो पूरी ऐसी तैयारी में आएगा, तो चाहे वो कोई भी हो, अगर एस्ट्रोलॉजर नहीं होता, कोई भी थर्ड पर्सन आता है और वो ऐसे बैठता है ऐसे पूरा ऐश वगैरह लगा के, तो वो अच्छा ही दिखता है, मतलब अच्छा इन द सेंस कि डिवाइन ही दिखता। Okay, to crown the effect, he wanted a saffron colored turban around his head. This color scheme never failed. Oh my God! तो यहाँ पे हमारे आर के नारायण सर कह रहे हैं कि उसने उसका इफ़ेक्ट और बढ़ाने को, उसको और अट्रैक्टिव लगे, ताकि वो एज अ ज्योतिषी वो और अट्रैक्टिव लगे, उसने क्या किया था, अपने सर पे टर्बन बांधा था। टर्बन यानी कि पगड़ी, कौन से कलर की, सैफ्रॉन कलर की। सैफ्रॉन पता है ना, जो हमारे पंडित जी वगैरह बांधे होते हैं सर पे, तो उस कलर की उसने क्या किया था, पगड़ी बांधा हुआ था। एंड दिस कलर स्कीम नेवर फेल्ड। और जो ऐसे कलर्स वगैरह पहन कर आया, वो लोग इंडिया में हम थोड़े सेंसिटिव हो जाते हैं कि मतलब गॉड से रिलेटेड चीज़ें हो तो हम उसको लेके बहुत ऐसा पॉजेसिव, एक सॉफ्ट कॉर्नर हिट हो जाता है, तो हम इतना लॉजिकली नहीं सोचते। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि एक सॉफ्ट कॉर्नर हिट हो जाता है, वो कलर देख के हमारा रिलीजियस से कनेक्टेड हो जाते हैं हम। तो और इसीलिए ये जो स्कीम है सैफ्रॉन कलर वाली, ये कभी फेल नहीं होती।
पीपल वर अट्रैक्ट टू मी एज बीज आर अट्रैक्टेड टू कॉस्मोस और दहलिया स्टॉक्स। तो देखो लोग उसकी तरफ ऐसे घूम रहे थे, ऐसे उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे जैसे कि बीज किसी फ्लावर वगैरह का प्लांट होता है उसकी तरफ ऐसे घूमती रहती फ्लावर्स के ऊपर चढ़ती है, इधर जाती है उधर जाती है। तो उसी की तरफ ऐसे ही लोग, जैसे कि बीज अट्रैक्ट होती है फ्लावर्स की तरफ, वैसे ही लोग भी उस एस्ट्रोलॉजर की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे, क्योंकि उन्होंने ये पूरे इंतज़ाम करके रखे थे। उनके पास पूरे अपना उनका क्लोथिंग स्टाइल देख लो, उन्होंने जैसे अपना हुलिया बनाया वो देख लो, उनके पास जो इक्विपमेंट्स है वो देख लो, तो कौन नहीं फंसेगा गाइस, है ना। तो उसी तरह से उनके आसपास सब लोग घूम रहे थे। ही सेड अंडर द ब्रॉट ऑफ स्प्रेडिंग टेमेरिंड ट्री विच फ्लैंक्ड अ पार्ट टर्निंग टू द टाउन हॉल पार्क। तो वो जिस जगह पे बैठे थे उसके ऊपर क्या था, एक टेरामिन यानी कि इमली का पेड़, ठीक है, इमली का पेड़, एक इमली का पेड़ है, उसके नीचे वो बैठे, जो कहाँ से होके गुजरता है, टाउन हॉल पार्क की तरफ से, ठीक है। यानी कि एक बहुत भीड़ भड़का वाला इलाका है, वहाँ पे एक झाड़ है, उसके नीचे वो बैठे हैं, मतलब एक इमेज क्रिएट होते जा रही होगी, एंड इट्स एक्चुअली इंटरेस्टिंग गाइस। या इट वॉज़ अ रिमार्केबल प्लेस इन मैनी वेज। ऑफ कोर्स ये बहुत एक रिमार्केबल प्लेस थी, क्योंकि एक यहाँ पे एक कैसा क्राउडेड एरिया है और एक अच्छा सा टेरामिट पेड़ है, उसके नीचे एक ज्योतिष है, वहाँ से 100 लोग गुजर रहे हैं दिन में। तो एक बहुत रिमार्केबल प्लेस थी, राइट। सगिंग क्राउड वॉज ऑलवेज मूविंग अप एंड डाउन दिस नैरो रोड फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट। तो यही कहा जा रहा है कि उस रोड पे हमेशा पूरा दिन से लेकर रात तक क्या होता था, भीड़ होती ही थी, लोग इधर से उधर जा ही रहे होते थे, वो कभी रोड खाली नहीं। नैरो रोड यानी क्या होता है ना, एक हमारा रोड होता है जो हमारे सिटीज़ में होता है, राइट, लेकिन एक नैरो गली वगैरह होती है ना छोटी सी, जहाँ से बस लोग गुजर सकते हैं, वैसा, ओके। तो उस रोड में हमेशा सुबह से लेकर रात तक लोग आते ही जाते रहते थे। अ वैरायटी ऑफ ट्रेड्स एंड ऑक्यूपेशन वर रिप्रेजेंटेड ऑल अलॉन्ग इट्स वे। तो वहाँ पे बहुत से ट्रेडर्स होते थे, बहुत से अलग अलग सामान बेचने वाले, ऑक्यूपेशंस वाले वहाँ पे खड़े होते थे, ठीक है, ताकि वो अपना सामान बेच सके, वो अपना उनकी दुकानदार लोग वहाँ पर अपनी दुकानें लगाते थे, ठीक है, ट्रेडर्स होते थे, सेलर्स होते थे, ऐसा। मैजिशियंस है ना, वो ऑल एन ऑशनियर ऑफ चीप क्लोथ। तो देखो वहाँ पे क्या होते थे, मैजिशियंस होते थे, जादूगर होते थे, एंड सबसे ऊपर जो थे वो थे ऑशनियर ऑफ चीप क्लोथ। देखो ऑशनियर यानी कि ऐसे मार्केट में हम जाते हैं तो कभी कभी लोकल मार्केट्स में, ओके, तो वहाँ पे बहुत चिल्ला कर वो लोग बुलाते रहते हैं, 100 के 4, 10 के 5, जो भी रहे उनका। और मेरे को एक बार के लिए याद है, वो ये बहुत पहले की बात है, व्हेन आई वाज 9 और 10 ईयर्स ओल्ड। तो मैंने ये सुना था कि अमूल माचो पहन के नाचो, और ये इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ थी जो मेरे को आज तक याद है, ओके। तो ऐसी ही सब चीज़ें आप लोग एग्जाम्पल से मेरे समझ गए होंगे। तो ये ऐसी ही सारी चीज़ें वो बुलाते थे सबको, तो और इस वजह से जो था, हु क्रिएटेड इनफ डेन ऑल डे टू अट्रैक्ट द होल टाउन। तो ये जो इनके ऐसी चीज़ें होती थी, लाइन्स होती थी, ये सब चीज़ों की वजह से डीन यानी कि पूरा माहौल बना होता था, ठीक है, एक मार्केट वाला, ओके। Next to him, a vociferous come a vendor of fried groundnut। तो देखो यहाँ पे हमें दिया हुआ है वॉसिफेरनेस, मतलब कि एक बहुत ही चिल्लाता शोर करता हुआ एक वेंडर आया। वेंडर यानी क्या होता है गाइस, वेंडर यानी कि दुकान वाले, जो एक छोटी मोटी दुकान वाले होते हैं ना, सेलर्स होते हैं, उनको वेंडर क्या कहा जाता है, ओके। तो ये देखो क्या होता था, नेक्स्ट टू हिम वॉसिफेरनेस केम अ वेंडर ऑफ फ्राइड ग्राउंडनट। तो उसी के बाजू में एक बहुत ही चिल्ला कर ये ग्राउंडनट यानी कि मूंगफली ले लो, ऐसे करते करते एक आदमी आया, ठीक है, हु गेव हिज वेयर अ फैंसी नेम ईच डे। जो अपने दुकान को जो उसका शॉप था, वो उसको हर दिन, शॉप नहीं था एक्चुअली, एक लोकल शॉप ही समझ लो, छोटी मोटी जो दुकान होती है, वैसे उसको वो हर दिन कुछ ना कुछ एक फैंसी सा नाम देता था, जिसकी वजह से ना लोग उसकी तरफ ऐसा बहुत ध्यान जाता था, ठीक है। तो कभी वो क्या कहता था उसे, बॉम्बे आइसक्रीम, इवन तो वो बेचता ग्राउंड नहीं था, बेचता मूंगफली था, लेकिन जस्ट फॉर द फन कि उसकी तरफ लोगों का अटेंशन, जब वो ऐसे ऐसे नाम देता था, फैंसी नेम्स देता था। जैसे कि एक दिन वो बोलता था बॉम्बे आइसक्रीम ले लो, बॉम्बे आइसक्रीम ले लो, फिर उसकी नेक्स्ट डे बोलता था कि दिल्ली आलमंड ले लो, दिल्ली आलमंड ले लो, फिर थर्ड दिन कभी राजा दिल्ली की, ऐसी ऐसी कुछ ना कुछ उसकी चीज़ें रहती थी, जिसकी वजह से लोगों का अटेंशन उसकी तरफ बहुत ज़्यादा होता था। और उसी के बाजू में हमारे ये ज्योतिषी जी बैठे हैं, ओके, एंड सो एंड पीपल फ्लोक टू हिम। और उसकी तरफ ना लोग क्या करते थे, फ्लोक यानी कि बहुत भीड़ भड़ाका लगाते थे, क्योंकि एक वो मज़ेदार इंसान था, वो कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग रोज़ सोच के आता था अपने घर से, तो उसकी तरफ लोग एक्चुअली जाते भी थे, भीड़ भाड़ बहुत होती थी उसके पास, ओके। अ कंसिडरेबल पोजिशन फॉर दिस क्राउड डैलिड बिफोर द एस्ट्रोलॉजर टू, ठीक है, वेस्टेड टाइम जस्ट हैंगिंग आउट। डैलिड यानी कि वहाँ पे लोग है ना, जो वो हमारा ये था
ग्राउंड नट वाला था उसके पास लोग बहुत जमा होते थे, और वो लोग में से जो मोस्टली लोग होते थे वो क्या करते थे, सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे टाइम पास करने आते थे, मज़े करने आते थे, उससे इंटरटेन होने आते थे। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छी जगह मिल गई थी एस्ट्रोलॉजर को, ठीक है, अपना धंधा लगाने के लिए। Okay, a considerable position of the crowd before the astrologer. To the astrologer transact his business by the light of a flare which crack and smoke up above the groundnut help nearby. तो जो ग्राउंडनट वाला था वो जो अपने शॉप पे जो ये लगाता था, लाइट लगाता है, एक सेकेंड गाइस, या फ्लेयर, फ्लेयर यानी कि आग लगा के रोशनी करना, ठीक है, ऐसा कुछ। तो वो जो लाइट आती थी उससे, उसकी वजह से जो स्मोक वगैरह होता था उसमें से, उसकी वजह से जो ये एस्ट्रोलॉजर का पोजीशन था वहाँ पे पूरा अंधेरा है, उसकी हल्की सी धीमी सी लाइट पड़ती थी किसकी, ग्राउंड नट वाले की, उसमें से स्मोक निकल रहा था। ये बहुत ही अच्छी ज़िंदगी चल रही थी हमारे एस्ट्रोलॉजर की, ठीक है, ये सब चीज़ों की वजह से। Half the enchantment of the place was due to the fact that it did not have the benefit of municipal lighting. तो देखो enchantment यानी क्या होता है कि एक मैजिकल इफेक्ट ऑफ चार्म, और देखो एक बहुत मैजिकल सा एक, हम जाते हैं, देखो अब अगर हम भूत वाली मूवी देखें, कोई हॉरर पिक्चर देखें, तो उसका कैसा माहौल होता है, पूरा अंधेरी रात, सुनसान। तो वैसे एक एस्ट्रोलॉजर का देखें तो उसको कैसा एक चार्म चाहिए, ठीक है, कि वो एक बहुत डिवाइन सोल है, ही इज़ कनेक्टेड टू गॉड, ऐसा वाला पूरा फील आता था, जो इस वजह से आता था क्योंकि उस जो जहाँ पे वो बैठता था एस्ट्रोलॉजर, वहाँ पे म्यूनसिपल लाइटिंग नहीं थी, ठीक है। यहाँ वहाँ से जो दूसरे वेंडर्स होते थे, दूसरे सेलर्स होते थे, उनके जो शॉप से थोड़ी बहुत लाइट की रोशनी आती थी वो उन पे पड़ती थी, ठीक है। तो एक ये बहुत ऐसा अंधेरा है, उनके चेहरे पे हल्की सी रोशनी है, उनके सर पे पूरा राख लगा हुआ है, उन्होंने सैफरन कलर का पूरा सब अपना टर्बन वगैरह पहना हुआ है। तो ये एक बहुत ही एक सही लुक था, जैसा होना चाहिए था, हर चीज़ उनके फेवर में जा रही थी एस्ट्रोलॉजर के। उन्होंने अपने लिए एकदम परफेक्ट जगह ढूंढी थी, अपने लिए परफेक्ट अटायर ढूंढा था, अपने लिए परफेक्ट इक्विपमेंट्स ढूंढा था, जिसकी वजह से उनके लिए सब कुछ बहुत आसान था, है ना। ओके, द प्लेस वॉज लिट अप बाय द शॉप लाइट्स, ठीक है। तो जो मैंने जैसे कि कहा कि वो जो वहाँ के थोड़े बहुत शॉप्स थे उधर की लाइट आती थी उन पर, 1 or 2 हैड हिसिंग गैस लाइट। ओके, हिसिंग गैस लाइट क्या होता है, देखो वो लालटेन होती है ना, लालटेन या गैस लाइट, उसे ही कहते हैं। तो कुछ कुछ लोगों की शॉप्स क्या होते थे, लालटेन लगा हुआ था, सम हैड नेकेड फ्लेयर्स स्टक ऑन द पोल्स। तो कुछ कुछ जो अंगार लगा कर, हम देखो लकड़ी होती है उस पर अंगार लगा के हम देखते हैं मूवीज़ वगैरह में, वो लोग लेकर जाते हैं पुरानी मूवीज़ में, तो वैसे ही लगाकर कुछ लोग उसे ऐसे ही बस अपने पोल में स्टक कर देते थे, लटका देते थे, ठीक है। सम वर लिट अप बाय ओल्ड साइकिल लैम्प, तो कुछ कुछ क्या करते थे, लैम्प्स चलाते थे, एंड 1 or 2 लाइक द एस्ट्रोलॉजर मैनेज विदाउट द लाइट्स ऑफ देयर ओन। और जो कुछ लोग बच जाते थे, जैसे कि कुछ ने क्या लगाया, लालटेन, किसी ने क्या क्या नेकेड फ्लेयर्स स्टक किया ऐसे अपने उसमें पोल्स में लगा दिया है अंगार जला के। और कुछ जो बच्चे खुजे थे वो लोग क्या करते थे, बिना लाइट के ही मैनेज करते थे, जैसे कि हमारे एस्ट्रोलॉजर। ओके, उनके पास भी कोई लाइट नहीं थी, लेकिन आगे पीछे से जो लाइट आती थी थोड़ी बहुत, उससे वो मैनेज कर लेते। तो ऐसे भी कुछ लोग उस मार्केट में थे। इट वॉज bewildering क्रिस क्रॉस ऑफ फ्लाइट रेस एंड मूविंग शेडोज। तो देखो कंफ्यूजिंग बैफलिंग, तो क्या होता था कि ना, एक वो जहाँ पे बैठते थे वहाँ पे एक बहुत सी क्रिस क्रॉस, इधर उधर से बहुत सी रोशनी आ रही है अलग अलग सी, कहीं की लाइट की, कहीं अंगार की, कहीं किसी भी चीज़ की, ऐसी बहुत क्रिस क्रॉस था, एक क्लियर इमेज नहीं थी उस चीज़ की, ठीक है। मैनेज विदाउट लाइट ऑफ देयर ओन, क्रिस क्रॉस एंड शेडोज़, और बहुत सी शेडोज़ भी आती थी वहाँ पे इधर उधर की। दिस सूटेड एन एस्ट्रोलॉजर्स वेरी वेल, एज आई सेड दिस सूटेड एस्ट्रोलॉजर वेरी वेल। हर चीज़ तो उनके फेवर में ही थी ना, जैसे एक एस्ट्रोलॉजर को होना चाहिए, उनको 10 out of 10 मिलना चाहिए था इस चीज़ के लिए। सो फॉर द सिंपल रीज़न दैट ही हैड नॉट in the least intent to be an astrologer when he began his life, and he knew no more of what was going to happen to others than he knew what was going to happen to himself next minute. ये सब देखो, उन्होंने कुछ भी किया, उनके पास कुछ भी ऐसा सही चीज़ थी, जैसे कि लाइट वगैरह भी मैनेज नहीं थी, उन्होंने बस एक जगह ढूंढ ली थी, वहाँ पे उन्होंने अपना सब कुछ क्या कर रहा था, अरेंज कर लिया था। तो उन्होंने ऐसा क्यों किया था, अगर आपको कोई बिजनेस करना, अगर आप उसको पूरी तरह से पूरे जी जान लगा के, वो आपका पैशन है, आप करना चाहोगे, तो आप उसमें पूरी जी जान लगा के अपना हर एफर्ट डालोगे, जो भी चीज़ लगानी हो आपकी उसमें इन्वेस्ट करोगे। लेकिन एस्ट्रोलॉजर ने तो ऐसा कुछ नहीं किया था, वो तो इधर उधर से कैसे भी मैनेज कर रहे थे, यहाँ तक कि उनके पास तो कोई लाइट भी नहीं थी। तो ऐसा क्यों था
क्योंकि एस्ट्रोलॉजर ने जब अपनी ज़िंदगी शुरू की, ठीक है, तो उनका कुछ भी ऐसा इंटेंशन नहीं था कि वो कोई एस्ट्रोलॉजर बनेंगे, ठीक है। जब उन्होंने अपनी जर्नी शुरू की, जैसे कि अभी आप भी 1-2 साल के बाद आप भी अपना कुछ स्टार्ट करोगे, राइट। तो वैसे ही जब आपके टाइम, जब जिस टाइम पर आप जाओगे 2 साल बाद, जब उस टाइम पर उस मोमेंट पे एस्ट्रोलॉजर थे, उन्होंने ये कभी नहीं सोचा था, उनका कोई इंटेंशन नहीं था एक एस्ट्रोलॉजर बनने का। तो वो क्यों बने एस्ट्रोलॉजर, यस हम पढ़ेंगे आगे। तो उन्हें यही नहीं पता था, यहाँ पे यही बताया गया कि उन्हें यही नहीं पता कि उन्हें खुद को क्या होगा नेक्स्ट मिनट, तो वो क्या बताएंगे किसी दूसरे इंसान का। अगर उन्हें ये पता होता कि वो आगे अगर वो इतने ही ज्योतिष, इतने ही डिवाइन सोल होते, तो उन्हें ऑलरेडी पता होता कि उनके फ्यूचर के लिए भी क्या लिखा है ना। लेकिन वो उन्हें खुद नहीं पता है कि अगले पल क्या होने वाला है मेरे साथ, लेकिन ही इज़ द ग्रेट सोल फॉर द वर्ल्ड, ठीक है। He was as much as a stranger to the stars as were his innocent customers। तो जो स्टार्स होते हैं, जैसे कि हम वो आप ज्योतिष के पास, आई डोंट नो आप लोगों में से कितने लोगों ने विजिट किया होगा, मैंने भी कभी नहीं किया होगा या नहीं किया होगा, मैंने भी कभी नहीं किया, मगर हम देखते हैं इधर उधर से, राइट। तो वो लोग बोलते हैं कि तुम्हारे कुंडली में दोष है, ये है, तुम पे ये इस तुम्हारा स्टार इधर जा रहा है, तुम्हारा बर्थ से रिलेटेड ऐसा है वैसा, मतलब वो लोग स्टार वगैरह कुछ कनेक्ट करते हैं, राइट। तो उसे अपने स्टार्स के बारे में ही कुछ नहीं पता था, तो वो दूसरे के स्टार्स के बारे में क्या बताता। और यहाँ पे लिखा है ही वॉज एज मच स्ट्रेंजर टू द स्टार्स एज वर हिज इनोसेंट कस्टमर। तो जैसे अगर मैं किसी ज्योतिष के पास जाऊँ, अभी मुझे स्टार्स के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो अगर मैं उस एस्ट्रोलॉजर के पास जाती जिसकी हम यहाँ पे बात करें, तो जितनी अनजान मैं हूँ इन सब चीज़ों से, उतने ही अनजान वो एस्ट्रोलॉजर भी थे, क्योंकि वो तो बस बन गए थे, इसके पीछे आगे पीछे उन्होंने कुछ सोचा नहीं था, बस वो बन गए थे, कुछ और करियर ऑप्शन नहीं मिला होगा आई गेस। Yet he said things which pleased and astonished everyone। तो वो क्या करते थे, देखो उनकी जो निंजा टेक्निक थी हम कह सकते हैं, वो ये थी कि कुछ ऐसी बात करो कि सब लोग तुमसे बहुत खुश हो जाए, तुमसे प्लीज्ड हो जाए, ठीक है। प्लीज यानी कि मतलब तुम उनके बहुत फेवर में बात करो, वो उन्हें ऐसा लगा कि ये बहुत सेटिस्फाइंग आंसर दे रहा है, यही सही कह रहा है, ऐसे ही मेरे साथ हुआ, मतलब कुछ ना कुछ वो ऐसा करते थे, कुछ ना कुछ उन लोगों को वो ऐसा बोलते थे कि किसी को कभी ऐसे नहीं लगा कि वो कोई धोखा दे रहा। सब क्या हो जाते थे, एस्टोनिश यानी होता है ना सरप्राइज, ठीक है। वो बहुत सब लोग शॉक हो जाते थे कि वाह इन्हें कैसे पता है, ऐसे वाला, और बहुत सेटिस्फाई भी हो जाते थे, ठीक है। उनके पास थी कुछ ऐसी निंजा टेक्निक जिसके बारे में भी हमें दिया होगा, आगे पढ़ते। दैट वाज मोर अ मैटर ऑफ स्टडी प्रैक्टिस एंड शोएड गेस वर्क। तो देखो यहीं पे लिखा हुआ है कि जो मैंने अभी बताया कि वो कुछ ऐसी चीज़ें बताते थे जिससे लोग बहुत प्लीज हो जाते थे, यानी कि सेटिस्फाई हो जाते थे और शॉक भी हो जाते थे कि इन्हें कैसे पता। तो ये क्या था, ये किस चीज़ का खेल था, गैस वर्क का, और स्टडी मैटर ऑफ स्टडी एंड प्रैक्टिस। तो उन्होंने ये इस चीज़ में बहुत एनालिसिस किया हुआ था कि ऐसा है तो ऐसा होगा, और वो मतलब गैस वर्क लगाते थे एक, ठीक है, गैस करते थे, मतलब कि यहाँ पे क्या लिखा है, गुड एट जजिंग पीपल। श्वेड मतलब होता है गुड जजिंग पीपल, क्लेवर, ठीक है। तो वो बहुत होशियार थे लोगों को, देखो कुछ कुछ लोगों की, अभी एस्ट्रोलॉजर की तो बात ही छोड़ते हैं, कुछ कुछ लोगों की ऐसी पर्सनैलिटी होती है जो एक बार ही मिल के क्या देते हैं, मोस्टली हमारे पेरेंट्स की, अगर कोई दोस्त सही ना हो तो, कि ये देख देखो आगे जाके धोखा देगा, और उसके साथ ऐसे ही होता है। तो बहुत सी चीज़ें ऐसे होती है कि कुछ लोगों का इंट्यूशन कहते हैं ना, वो बहुत स्ट्रांग होता है, ठीक है। तो वो एस्ट्रोलॉजर का इंट्यूशन जो था बहुत स्ट्रांग था, वो मतलब बहुत होशियार थे, समझदार थे, समझदार नहीं कह सकते, चतुर थे, ठीक है। वो समझ जाते थे कि किसका क्या चल रहा है, वो उन्होंने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस भी की थी, स्टडीज़ भी की थी, और मोस्टली तो क्या होता था उनका गैस वर्क, ठीक है, गैस कर लेते थे। At the same time, it was as much as honest man's labor as any other, and he deserved the wages he carried home at the end of the day। तो देखो, it was as much honest as labors। तो देखो उनकी भी जो मेहनत थी इन सब चीज़ों के पीछे वो लगती थी, ठीक है। वो भी मतलब उन्होंने पूरा माहौल क्रिएट किया था, उन्होंने भी प्रैक्टिस की थी, उनको भी बहुत सी चीज़ों का ऐसा ध्यान रखना पड़ता होगा। तो ये उनके लिए भी जो वेजेस, वो एट द एंड ऑफ द डे, वो जो वेजेस जो उनको पैसे मिलते थे, वेजेस मतलब कि उनको जो पैसे मिलते थे पूरे दिन की कमाई, वो एक उनके लिए ऐसा नहीं कह सकते कि वो डिज़र्व नहीं करते थे, क्योंकि वो भी कुछ मेहनत, भले से ही झूठ कह रहे हैं, धोखा दे रहे, फ्रॉड है, लेकिन उनकी भी मेहनत लगती थी, तो वो उसको डिज़र्व करते थे जो वो लेकर जाते थे, ठीक है गाइज, ऐसा कहा गया। ही हैड लेफ्ट हिज विलेज विदाउट एनी प्रीवियस थॉट ऑफ और प्लान। तो उन्होंने क्या किया था कि अपना, ठीक है, उनका जो गांव था उन्होंने उसे छोड़ दिया था बिना कुछ सोचे समझे, ठीक है। ना उनका कोई प्रीवियस थॉट था, ना प्लान था, बस उन्होंने अपना गांव छोड़ दिया था। इफ़ ही हैड कंटिन्यूड देयर ही वुड हैव कैरीड ऑन द वर्क ऑफ हिज फोर फादर्स। ओके, फोर फादर्स क्या होते हैं, हमारे बाप दादा
ठीक है। पूर्वज, पूर्वज कहते हैं ना, या तो फोर फादर्स, अगर वो नहीं छोड़ते उस गांव को तो उन्हें क्या करना पड़ता, उनके जो पूर्वजों का काम था उससे ही कंटिन्यू रखना पड़ता जिसमें वो इंटरेस्टेड नहीं थे। ठीक है, जैसे कि क्या काम था, टिकलिंग द लैंड, लिविंग, मैरिंग एंड रिपीटिंग इन हिज कॉन्फ्लिक्ट एंड एंसेस्ट्रल होम। तो अगर वो उस गांव को छोड़कर नहीं भागते तो उन्हें जो उनके पूर्वज करते थे वही काम करना पड़ता। जैसे कि क्या करना पड़ता, खेत बाड़ी करना पड़ता, कॉर्नफील्ड यानी कि कौन होता है ना, क्या, मकई, मकई, मकई की खेती वगैरह करते। ठीक है, शादी करते, वैसी बहुत नॉर्मल सी ज़िंदगी गुजारते जो उनको मंजूर नहीं थी, जो उनके लिए क्या नहीं था, एक्सेप्टेबल नहीं था, उनकी कुछ और चीज़ें विशेष थी उनकी। ठीक है, बट दैट वाज नॉट टू बी, लेकिन ये नहीं होना था। ठीक है, उनको अगर वो गांव नहीं छोड़ते तो बताया गया कि ये सारी चीज़ें होती, वो अपने फोर फादर्स की चीज़ें जो है काम जो है कंटिन्यू करते हैं, उनके ही घर में जो उनके पहले पूर्वज रहते हैं उधर ही पे रहते हैं, शादी करते, वहीं पे अपनी ज़िंदगी गुजारते। लेकिन ये नहीं होना था उनकी लाइफ में क्योंकि उन्होंने गाँव छोड़ दिया था। ही हैड टू लीव होम विदाउट टेलिंग एनी वन एंड ही कुड नॉट रेस्ट टिल ही लेफ्ट इट बिहाइंड अ कपल ऑफ 100 miles। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने बस एक दिन बिना कुछ सोचे समझे, एक विदाउट एनी बैकअप प्लान अपना घर छोड़ दिया था। और उनको तब तक सुकून की सांस नहीं है, उनको तब तक चैन नहीं है जब तक उन्होंने अपना घर 100 miles पीछे छोड़कर आगे नहीं बढ़ गए। यानी कि घर छोड़कर वो जब तक नहीं निकले तो वो सेटिस्फाई नहीं थे, वो अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं थे, वो बाहर जाना चाहते। टू अ विलेजर इट इज़ अ ग्रेट डील एज इफ एन ओशन फ्लोड बिटवीन। तो देखो अभी हमें लगता है कि तो क्या हुआ, घर छोड़ दिया तो बहुत कुछ है ज़िंदगी में आगे, वो आ जाएगा लौट कर, लेकिन वो एक बहुत विलेजर थे, एक छोटे से गांव से कभी ना निकले हो। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी वहीं पे की, उनके फोर फादर्स ने, उनके पूर्वजों ने वहीं पे पूरी ज़िंदगी निकाल दी। ऐसे इंसान के लिए उस गाँव से निकलना बहुत ही बड़ा मुश्किल काम था। इतना मुश्किल जैसे कि एक ओशन, एक समुंदर को एक जगह से उठा के दूसरी जगह कर दिया जाए, इतना ज़्यादा मुश्किल था। ठीक है, he had a working analysis of mankind's trouble, marriage, money and the tangles of human ties। तो उन्हें एक एनालिसिस यानी कि उन्हें एक समझ बूझ आ गई थी, उन्हें वो समझ गए थे कि आदमी के, एक इंसान की ज़िंदगी में क्या मुश्किल हो सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा शादी, कि वो किसी और को प्यार करता है लेकिन उसके अब्बा नहीं राज़ी हो रहे, तो ऐसा हो सकता है। और दूसरी चीज़ उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है। और टैंगल्स ऑफ ह्यूमन टाइज यानी कि जो रिश्ते वगैरह हमारे होते हैं उनमें उलझने जो होती है, टैंगल्स। ठीक है, वही सब में, रिश्तों वगैरह में, रिलेशनशिप्स में परेशानी, या फिर क्या हो सकता है, मैरिज में इशू हो सकता है, या फिर उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, ये ऐसा ही सब होता है। उनको इतनी समझ आ गई थी। ठीक है, लॉन्ग प्रैक्टिस हैड शार्प्ड हिज परसेप्शन, विद इन 5 minutes ही अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग। तो क्योंकि उन्होंने इतनी प्रैक्टिस वगैरह कर ली थी अब, तो इनको जो सोच थी, परसेप्शन यानी ना गाइज समझना, जो नोटिस करते थे वो बहुत इस चीज़ में तेज़ हो गए थे, शार्प हो गए थे। जस्ट 5 minutes के अंदर उन्हें समझ आ जाता था कि इस बंदे के साथ, जो भी इनका कस्टमर, उसके साथ क्या परेशानी है। ठीक है, और ये कोई ज्योतिष वगैरह, जादू वगैरह से नहीं होता था, वो इनका एक एक गैस वर्क था, उनकी प्रैक्टिस थी, वो बहुत तेज़ थे, इस वजह से पता चल जाता था उनको। ठीक है, he charged 3 pice per question, never opened his mouth till the other had spoken for at least 10 minutes। तो वो क्या करते थे, 3 pice चार्ज करते थे। जो अगर आप उनसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हो कि बताओ मेरी शादी किससे होगी, मुझे इस क्वेश्चन में वैसे इंटरेस्ट नहीं है लेकिन मैं आपकी बात कर रही हूँ, तो अगर आपको होगा कि बताओ मेरी शादी किससे होगी, तो अगर आपने ये क्वेश्चन पूछा तो वो आपको 3 pice क्या करेंगे, चार्ज करेंगे। अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हो कि बताओ मैं कब तक जिंदा रहूँगा, तो उसको वो ले क्या करेंगे, फिर 3 pice चार्ज करेंगे। ठीक है, अच्छा देखो हम लोगों ने ऐसा सुना है मूवी वगैरह में, तेरे से पाई पाई का हिसाब लूँगा, तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं, तो वैसा ही वाला पाई। ठीक है, ये करेंसी थी। ओके, नेवर ओपन हिज माउथ टिल द अदर हैड स्पोकन फॉर एटलीस्ट 10 minutes। तो वो इतने ही क्लेवर थे, विच, अच्छा वेट अ सेकेंड गाइज, first let me complete the whole statement, then I will explain। which provide him enough stuff for a dozen answer and advices। तो वो इतने तेज़ थे कि जब तक सामने वाला जो उनका कस्टमर है वो 10 मिनट तक कंटिन्यूसली बोलता जाता था, लेकिन उससे पहले एस्ट्रोलॉजर बस उससे सुनते थे, बीच में उसे इंटरप्ट नहीं करते थे। और वो 10 मिनट में इतने ध्यान से सुनते थे, और वो इंसान क्योंकि बेचारा परेशान है, सोल्यूशन के लिए, तो वो अपना हर दुख ही बता देता था, जिसकी वजह से जो एस्ट्रोलॉजर थे वो सारी इन्फॉर्मेशन उसकी कलेक्ट कर लेते थे, वो समझ जाते थे, और उनको हर चीज़ का समझ आ जाता था कि अब मैं इसको क्या जवाब देने वाला हूँ। ठीक है, और क्या एडवाइसेस देने वाला हूँ। When he told the person before engaging at his palm, in many ways you are not getting the fullest result of your efforts। तो देखो जब वो
इंसान कुछ बोलता, उस जो इंसान उनका जो कस्टमर है वो कुछ बोलता, उससे पहले ही क्या करते थे एस्ट्रोलॉजर कि उसका पाम जो है, पाम यानी कि हथेली जो है, उसकी हथेली को देखते थे और कहते थे बेटा तुम तो पूरी अपनी जान लगा रहे हो, अपनी पूरी एफर्ट्स डाल दे रहे हो अपने काम में, लेकिन तुम इसमें कामयाब नहीं हो पा रहे हो, लेकिन तुम इसमें सक्सेस नहीं हो पा रहे हो। ये सच है ना? वो कहता था यस दिस इज़ माई प्रॉब्लम सर प्लीज़ सॉल्व इट। तो उसे लगता था हाँ, मतलब वो उसको सिंपथाइज करता था और वो क्या होता था, कस्टमर उनके झांसे में आ जाता था। 9 out of the 10 वर डिस्पोज टू अग्री विथ हिम, ठीक है ना? सब के मैंने क्या कहा वही करते थे सब, कि जब वो ज्योतिष उनका पाम देखते थे, उनकी हथेली देखते थे, तो वो बंदा कुछ बताता अपनी प्रॉब्लम, उससे पहले ही क्या कहते थे उन्हें एस्ट्रोलॉजर कि बेटा मैं समझ रहा हूँ, मैं तुम्हारी कुंडली देख सकता हूँ, तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, तुम अपनी पूरी जी जान लगा रहे हो, खून पसीना एक कर रहे हो, दिन रात एक किया हुआ, लेकिन फिर भी मेरे बच्चे तुम कामयाब नहीं हो पा रहे हो। तो वो लोग जो होते थे उनके जो कस्टमर्स, वो 9, देखो जो 10 लोग हैं तो 10 में से 9 लोग क्या कहते थे कि हाँ 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 मेरे साथ यही हो रहा है, येस यू आर वेरी राइट, और वो उनको थोड़ा सा सिंपैथी दे देते थे। अब उन्हें लगता था कि ये क्या हो जाएगा, मेरी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी, जबकि वो तो एक उनका एक निंजा टेक्निक थी। Yeah. So, or he question, is there any woman in your family, maybe even a distant relative who is not well disposed towards you? और वो उनको या फिर क्या क्वेश्चन पूछते थे, देखो एक तो ये बोलते थे कि तुम्हें पूरा अपने काम का वो नहीं मिल पा रहा, आउटकम नहीं मिल पा रहा है, तुम जितना उसमें इनपुट डाल रहे हो ये नहीं हो पा रहा है। या फिर वो उन्हें ये क्वेश्चन पूछते कि तुम्हारी फैमिली में कोई क्या औरत है या फिर कोई तुम्हारी दूर की रिश्तेदार जिससे तुम्हारे रिश्ते अच्छे नहीं, तो ये पूछते थे, ठीक है। और ही गेव एन एनालिसिस ऑफ कैरेक्टर, मोस्ट ऑफ योर ट्रबल्स आर ड्यू टू योर नेचर। या फिर वो क्या करते थे, बोलते थे कि बेटा देखो तुम्हारा जो स्वभाव है इसकी वजह से ही तुम्हारे ज़िंदगी में क्या आ रही है, परेशानियाँ आ रही है, तुमको थोड़ा सा अपने आप को काम रखना चाहिए, क्योंकि देखो कुछ कुछ गुस्से वाले लोग होते हैं, एंगर इशू होता है, तो उनकी वजह से उनके काम बिगड़ जाते हैं। तो ये सब झांसे उनको देते थे वो लोगों को वो देते थे। ओके गाइस, वेट अ सेकेंड। या मे बी मैंने ये कहा ना आप लोगों की, पहले वो क्या कहते थे कि बेटा तुम अपनी लाइफ में तुमको तुम्हारे काम में तुम ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे जितना तुम मेहनत करे उस हिसाब से। वो कहते थे जी हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हो, 10 में से 9 लोग क्या कहते थे, जी हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हो। फिर और दूसरा क्वेश्चन वो क्या पूछते थे उनको कि क्या कोई औरत है या तुम्हारी दूर के रिश्तेदार में जिससे तुम्हारे रिश्ते अच्छे नहीं हो, ठीक है, जो तुमसे चिढ़ती हो, मतलब वो कहते बाद में कि उसी ने कुछ तो किया हुआ है तुम्हें, तुमको 10,000 दो मुझे, मैं तुमको तुम्हारी परेशानी सॉल्व कर दूंगा, ऐसे ही कुछ उनका झोल होता होगा, राइट गाइस। हाँ सो और ही गिवन, हाँ या फिर वो कैरेक्टर को लेके बोलते थे कि बेटा तुम्हारी जो नेचर है, तुम्हारा जो स्वभाव है, इसी की वजह से तुमको इतनी कॉम्प्लिकेशंस फेस करनी पड़ रही है, ठीक है। हाउ कैन यू बी अदरवाइज विथ योर सर्टन वेर ही इज़, यू हैव एन इम्पेटियस नेचर एंड अ रफ एक्सटीरियर। तो वो क्या कहते थे कि तुम अगर ऐसे नेचर रखोगे, तुम अपना स्वभाव ऐसे रखोगे तो और क्या होगा तुम्हारे साथ ऐसे ही होगा, ठीक है। और इम्पेटियस यानी ये क्या होता है गाइस, इम्पल्सिव, इम्पल्सिव यानी कि गुस्सा गुस्सा या एंगर इशू जिन्हें होता है उनके। तो कह रहे हैं कि तुम्हारा जो बाहर का, तुम जो बाहर से एक्सटीरियर यानी कि जो तुम ऊपर से दिखते हो, तुम ऐसे बहुत खड़ूस दिखते हो, तुम क्या हो, बहुत गुस्से वाले हो, और बाहर से बहुत ही रफ इंटीरियर यानी एक्सटीरियर यानी कि क्या होता है, बहुत बाहर से एक्सटीरियर यानी कि बाहर से, और रफ हो तुम बहुत बाहर से, मतलब कुछ सोच समझ के नहीं करते, बहुत रफली सब चीज़ें करते हो, तुम्हें बहुत गुस्सा आता है। और यही सब सुन के देखो मेड लाइकली, ठीक है, एंडोर्ड मेड लाइक, यही सब सुन के क्या हो जाते थे, सब लोग उनकी बातों में आते थे और वो जो ज्योतिष उनकी बातों में आ जाते थे, और जो ज्योतिष थे वो सबके दिल में इमीडिएटली उतर जाते थे, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो वो कहते थे कि तुम्हारा एक्सटीरियर जो है बहुत ही रफ है, तुम बहुत गुस्से वाले हो, ठीक है, इस वजह से ये सब हो रहा है, कोई औरत है जो ये सब करा रही है, ऐसा वैसा। तो ये सब सुन के क्या होता थे, वो लोग बहुत ऐसा पिघल जाते थे, और ज्योतिष क्या होते थे उनके दिलों में फ़ौरन से उतर जाते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि हाँ ऐसा ही कुछ है, और हम कुछ ना कुछ रिलेट कर लेते हैं कुछ भी चीज़ों से, अगर कोई कुछ बोले तो वैसा ना हो तो भी, ठीक है। तो वो लोग भी ऐसे ही करते थे। तो यहाँ पे ये क्या गया है
for even the mildest of us loves to think that he has a forbidding exterior। तो हम में से कोई भी अच्छा खासा इंसान भी रहेगा, आज हम यहाँ पर हंस रहे हैं इनकी स्टोरीज सुनकर, लेकिन अगर हम भी उनकी जगह पे होता है, कोई इतना अच्छे से सब कुछ प्रेजेंट करता, ऐसी बातें करता, तो हम में से कोई भी ये क्या सोचता कि हाँ भाई ये बहुत सही कह रहे हैं, मुझे इनसे ही मिलना था, अब सब कुछ क्या होगा, ठीक हो जाएगा, और उन्हें कोई भी डिवाइन समझता। तो यहीं पे ये कहा जा रहा है कि कोई भी होता तो यही सोचता है। ये ऐसा नहीं है कि वो पागल लोग थे जो उनके झांसे में आ जाते थे, उनके फंसाने का तरीका ऐसा था जिसकी वजह से कोई भी क्या होता तो क्या सोचता कि यस, जैसे वो लोग सोच रहे हैं वैसे कि वो बहुत डिवाइन सोल है, उनके पास सुपर पावर्स है। The ground knight vendor blew out his flare and rose to go home. This was a signal for the astrologer to bundle up too, since it left him in darkness except for a little shaft of green light which strayed in from somewhere and touched the ground before him. तो देखो, जो एस्ट्रोलॉजर थे उनके बाजू में कौन बैठता था? ग्राउंड नाइट वाला, जो बहुत अलग अलग आवाज़ें से लोगों को इंटरटेन करता था, कभी दिल्ली एलमंड एंड बॉम्बे आइसक्रीम ये वगैरह नाम से बुलाता था, उसी की बात हो रही है। तो जो एस्ट्रोलॉजर था उनके बाजू में बैठे थे, ये ग्राउंड नाइट वाला था और ये एस्ट्रोलॉजर थे। तो जो ग्राउंड नाइट वाला था उसने क्या किया, उसके ऊपर जो बत्ती जल रही थी उसको उसने बुझा दिया, क्योंकि वो अब कहाँ जा रहा था? अपने घर की तरफ जा रहा था, तो अपनी शॉप वगैरह बंद कर रहा था, यहाँ पे ये कहा जा रहा है। ओके, तो यही सिग्नल था एस्ट्रोलॉजर के लिए भी, क्योंकि अभी यहाँ के लाइट्स वगैरह बंद हो गई, तो यहाँ पे पूरा अंधेरा आ गया था, ठीक है। तो इसीलिए ना एस्ट्रोलॉजर ने भी क्या किया कि उन्हें भी ये समझ आ गया कि चलो अब शाम हो रही है, सबके दुकान बंद हो रहे, तो मैं भी क्या करता हूँ, अपने सामान बांध लेता हूँ। बंडल अप मतलब होता है कि अपने सामान बांध लेना, ठीक है, पैक कर लेना। तो वो करने लगे, क्योंकि उस उधर पे अब कोई भी रोशनी थी, वो बाजू वगैरह की लाइट से जो मैनेज कर रहे थे उनके पास तो कोई लाइट नहीं थी, राइट। तो वो लाइट सारी बंद हो रही थी, बस वहाँ पे ना एस्ट्रोलॉजर के पास एक हल्की सी धीमी सी लाइट आ रही थी, ग्रीन लाइट कहीं से वहाँ पे पड़ रही थी, ठीक है। ये एस्ट्रोलॉजर बैठे थे, ठीक है, हमारे, तो यहाँ पे हल्की सी ग्राउंड में क्या दिख रही थी? ग्रीन लाइट दिख रही थी, बस एक वही लाइट थी, बाकी पूरा अंधेरा हो चुका था, इसीलिए वो भी क्या कर रहे थे, अपने घर की ओर जा रहे थे। ओके, ही पिक्ड अप हिज cowrie shells and paraphernalia and was putting them back into his bag, and when the green shaft of light was blotted out, ठीक है। तो क्या हुआ था कि जो उनके पास काउरी शेल्स थी, और ये देखो यहाँ पे लिखा है पैराफेरनालिया, मतलब कि अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल आर्टिकल्स यूज इन अ पर्टिकुलर एक्टिविटी और पर्सनल पोसेशन। ओके, तो यानी कि उनके जो इक्विपमेंट्स थे वो सब क्या करने लगे, वो अपने बैग में बांधने लगे थे, ठीक है, क्योंकि वो जो उनके पास ये ग्रीन लाइट आ रही थी, हल्की सी धीमी सी लाइट पड़ रही थी किसी तरफ से ग्रीन, वो भी क्या हो रही थी, धीरे 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 क्या हो रही थी, मिटते जा रही थी, इसीलिए क्या हो रहा था, अब उनके पास एकदम अंधेरे में तो बैठ नहीं सकते, राइट। तो वो क्या कर रहे थे, यानी कि इवेंचुअली क्या कहा जा रहा है कि रात होती जा रही थी, शाम होती जा रही थी, ठीक है। तो वो भी अपनी दुकान क्या कर रहे थे, बंद कर रहे थे। He looked up and saw a man standing before him। तो जब वो जैसे ही उठते उन्होंने देखा कि वहाँ पे उनके सामने कोई आकर खड़ा है। He sensed a possible client and said, "You look so careworn।" ठीक है, तो उन्होंने क्या देखा कि जैसे ही वो उठने जा रहे थे, वहाँ पे एक ऑलरेडी उनके सामने एक आदमी आके खड़ा था, और उनको ऐसा लगा, महसूस हुआ, उन्होंने सेंस किया कि ये मेरा अच्छा खासा क्लाइंट बन सकता है, कि उन्हें जाते जाते भी कुछ हाथ मार लिया जाए, ऐसा उन्होंने सोचा। तो उन्होंने क्या किया, यू लुक सो केयरवॉर्म। केयरवॉर्म यानी क्या होता है गाइस? केयरवॉर्म यानी कि बहुत उदास लग रहे हो, बहुत दुखी देख रहे हो, तुम्हारे चेहरे पे मैं देख सकता हूँ कि तुम बेटा बहुत दुखी हो, क्या समस्या है बताओ। इट विल डू यू गुड टू सिट डाउन फॉर अ वाइल एंड चैट विथ मी। तो उन्होंने क्या कहा उसे, यस, एस्ट्रोलॉजर, उनके जो क्लाइंट थे, जो सामने खड़ा था बंदा, उसको एस्ट्रोलॉजर ने क्या कहा कि बेटा तुम बहुत परेशान लग रहे हो, केयरवॉर्म यानी कि उदास लग रहे हो, क्या तुम थोड़ा देर बैठोगे मेरे पास और मुझे बताओगे कि क्या समस्या है? ये बहुत बेहतर होगा, क्योंकि मैं तुम्हारी पूरी परेशानी हल कर दूंगा। The other glummed some reply regularly. The astrologer pressed his invitation, whereupon the other thrust his palm under his nose, saying, "You call yourself an astrologer?" तो जो उनका जो कस्टमर था उसने बहुत धीमी सी आवाज़ में क्या कहा कि मतलब वो सोच रहा था कि क्या करूँ, उसको कुछ क्लियर नहीं था, ठीक है। द एस्ट्रोलॉजर प्रेस हिज इन्विटेशन, यानी कि क्या क्या कि एस्ट्रोलॉजर ने उसको इंसिस्ट किया कि अरे बैठ जाओ, बस 2 मिनट की तो बात है, मतलब उनसे, मतलब वो अपने कस्टमर को कैसे मार्केटिंग वाले करते हैं, हमारे पीछे पड़ जाते हैं, देखो कुछ सेल्स वगैरह की कॉल आती है, तो वैसे ही क्या करने लगे, वो भी इंसिस्ट करने लगे उसको कि बैठ जाओ, प्रेस हिज इन्विटेशन यानी कि इंसिस्ट करना, तो ठीक है, उन्हें थोड़ा सा फोर्स करने लगे कि अरे बैठो ना, बस 5 मिनट की तो बात है, क्या नुकसान हो जाएगा, ये होगा वो होगा, जो भी अपनी बातों में फंसाने की पूरी कोशिश करने लगे, ठीक है। तो उसके बाद क्या किया, जो अदर पर्सन था, यानी कि जो वो था उनका कस्टमर
कस्टमर था, ठीक है, उनका जो कस्टमर था उसने क्या किया, अपने ऐसे हाथ पे अपने नोज़ से, उसका ये समझो ये फेस है, ठीक है, तो उसने अपना ऐसा हाथ लिया और अपने नोज़ की तरफ रखा। ये देखो ये क्या लिखा हुआ, थर्स्ट इज पाम अंडर हिज नोज़, ये अपनी नाकों की तरफ उसने रखा, ठीक है, ये उसकी जो ट्रायंगल है वो उसकी नोज़ है, ओके गाइज, एंड ये इसका हाथ है। तो जो उनका कस्टमर था उसने ऐसा अपने नाकों की तरफ रखा। पता, अच्छा तो तुम अपने आप को एक एस्ट्रोलॉजर समझते हो, ऐसा उन्होंने उसको कहा, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं अभी क्या हुआ। ओके, सो द एस्ट्रोलॉजर फेल्ट चैलेंज एंड सेड, tickling the other's palm towards the green shaft of light, yours is a nature। तो क्या हुआ ना, जो चैलेंज जब उसने ऐसा अपने नाकों के नीचे पूरे फिल्मी स्टाइल में कहा, तो तुम अपने आप को एस्ट्रोलॉजर समझते हो, तो एस्ट्रोलॉजर को ऐसा थोड़ी सी चैलेंज फील हुआ, क्योंकि हमारे एस्ट्रोलॉजर तो एक्चुअल में एस्ट्रोलॉजर थे नहीं, वो तो ऐसे ही उनका कुछ काम उनको निकल जाए, उनका घर चल जाए, उसके लिए वो बस बन गया था, राइट। तो उनको थोड़ा सा ऐसा चैलेंज्ड फील हुआ, और उन्होंने क्या किया, मतलब उनका कॉन्फिडेंस लेवल देखो गाइस, उन्होंने क्या किया, उस आदमी का हाथ पकड़ा और ऐसा जो ग्रीन हल्की सी, मैंने कहा ना जो ग्रीन हल्की सी लाइट पड़ रही थी, जो भी धीरे धीरे जा रही थी, तो उस लाइट की तरफ उन्होंने उसका ऐसा हाथ घुमाया और देखकर कहा, ओह अच्छा कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारा तो स्वभाव ही ऐसा है। मतलब उसी को ना उल्टा वो क्या कर रहा है, इतना अच्छा सैवेज रिप्लाई, मतलब एक बहुत सैवेज रिप्लाई हो गया है कि वो उनको ऐसे चैलेंज करा, और उन्होंने क्या किया, एस्ट्रोलॉजर ने उसी का हाथ लेके कह रहे हैं, वो बोलता है अच्छा अच्छा कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारा तो स्वभाव ही ऐसा, मैं नहीं समझूंगा तो कौन समझेगा, ओके। ओह स्टॉप दैट, द अदर सेड, टेल मी समथिंग वर्थ वाइट। तो जो अदर इन द सेंस किसकी बात हो रही, उनके जो कस्टमर था, ठीक है, उसका नाम हम रख देते हैं, ओके उसका नाम आगे दिया हुआ तो रखना नहीं चाहिए ताकि कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, उसका नाम आगे दिया ही होगा, ओके। सो स्टॉप दैट, द अदर सेड, टेल मी समथिंग वर्थ वाइल। तो जो अदर पर्सन था यानी कि जो उनका कस्टमर था, उसका नाम हम कस्टमर ही कहेंगे उसे, तो जो कस्टमर था उसने कहा ये सब मत करो मेरे साथ फालतू के नाटक, तुम कुछ ऐसा बताओ जो सुनने लायक हो, कुछ ढंग का बोलो मुझे, वर्थ यानी कि कुछ ढंग का बोलो, ठीक है। Our friend felt piqued. I charge only 3 paise per question and what you get out of to the to the good enough for your money। तो जो हमारे फ्रेंड यानी कि जो हमारे एस्ट्रोलॉजर थे, उनको क्या हुआ, थोड़ा सा अनॉयड फील हुआ, मतलब थोड़ी सी चिढ़ हुई, और उन्होंने उसको क्या कहा कि बेटा मैं तो बस 3 पाइस लेता हूँ, एक क्वेश्चन के 3 पाई लेता हूँ मैं, लेकिन जो मैं तुमको बदले में देता हूँ वो तुम्हारे 3 पाई से बहुत ज़्यादा बढ़कर है, ऐसा कहा, ठीक है। At this the other withdraw his arm, ठीक है, तो took out an anna and flogged him out to him। तो इस बात पर जब उन्होंने कहा, एस्ट्रोलॉजर ने इतने कॉन्फिडेंस से कि मैं तो तुमसे बस 3 पाइस लेता हूँ, लेकिन मैं तुमको जो देता हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इससे बड़ी चीज़ है, तो यही सुनकर क्या क्या वो जो उनका कस्टमर था उसने अपने जेब में क्या दिया, हाथ डाला और उसने एक अना निकाला, ठीक है, अना पता है ना, 8 आना 4 आना जो हम कहते थे, वही अना की बात हो रही है, और फ्लंग यानी कि उसकी तरफ ऐसा फेंक दिया, ठीक है, अपने उन्होंने क्या किया, जेब से अपने अना निकाला और एस्ट्रोलॉजर की तरफ फेंक दिया, saying I have some question to ask, if I prove you are bluffing you must return that anna to me with interest। तो जो कस्टमर था, क्योंकि हमारे एस्ट्रोलॉजर को ऑलरेडी चैलेंज्ड फील हो गया था उसे देखकर कि ये बंदा तो कुछ अलग है, मुझे चैलेंज करने आया, वो थोड़ा सा एनॉयड भी हो गए थे उससे, तो और उनकी क्योंकि उनकी देखो गैस वर्क उनका बहुत स्ट्रांग था, ठीक है, इनकी इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग थी, तो उन्हें पहले ही समझ आ गया था कि ये बंदा क्या करने आया, तो वैसे ही उनकी उम्मीदों पर वो खड़ा उतरा, और उसने क्या किया, कस्टमर ने अपने जेब से एक आना निकाला और एस्ट्रोलॉजर की तरफ फेंका और कहा कि मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ सवाल है, अगर मैंने तुम्हें साबित कर दिया कि तुम धोखेबाज, और ब्लफिंग का मतलब नहीं दिया हुआ, गैस द मीनिंग, ओके। सो ब्लफिंग मतलब यही होता है गाइस कि धोखा देना, ठीक है, चीटर हो, ठीक है, एक ढोंगी बाबा हो, राइट, या दैट्स अ परफेक्ट वर्ड फॉर दैट। सो अगर मैंने तुम्हें मैंने अगर प्रूफ कर दिया कि एक तुम ढोंगी बाबा हो, तो क्या तुम मुझे ये जो मैंने तुम्हें पैसा दिया, ये जो तुम्हें अना दिया है, तुम मुझे इंटरेस्ट के साथ वापस दोगे, ये इसका चैलेंज था, ठीक है। इफ़ यू फाइंड माई आंसर सेटिस्फैक्टरी विल यू गिव मी 5 रुपीज़। तो देखो हमारे जो एस्ट्रोलॉजर थे उनका कॉन्फिडेंट कहाँ था, 7वें आसमान पे था, 7th क्लाउड पे था, तो उन्होंने ऐसे बिल्कुल भी एक्सप्रेस नहीं किया कि मैं तुमसे एनॉयड हूँ या मैं चैलेंज फेस कर रहा हूँ, बल्कि उन्होंने फुल कॉन्फिडेंस के साथ क्या कहा उसे, जो हमारा उनका जो कस्टमर था उसे, कि ठीक है मुझे तो ये मंजूर है, मैं तुम्हें दे दूंगा इंटरेस्ट के साथ, लेकिन अगर मेरे आंसर सही निकले तो मैं सेटिस्फैक्शन, तुम्हें ये साबित मैंने कर दिया कि मैं एक सच्चा एस्ट्रोलॉजर हूँ, तो क्या तुम मुझे 5 रुपये दोगे। अच्छा अभी 5 रुपये के लिए क्या कर रहे हो लोग, ऐसा बिल्कुल मत सोचना, ये बहुत पहले की बात हो रही है, यहाँ पे पाइज में अनाज में बात हो रही, तो वहाँ पे 5 रुपये बहुत बड़ी बात थी गाइस, ओके। सो
तो उसने कस्टमर ने क्या कहा, नो। और विल यू गिव मी 8 अनाज। तो देखो पहले तो उन्होंने क्या डिमांड किया एस्ट्रोलॉजर ने कि अगर मैं सही निकला, सेटिस्फैक्टरी निकला मेरे जवाब तुम्हारे लिए, तो तुम मुझे 5 रुपये दोगे। तो ये बात किसको एक्सेप्टेबल नहीं थी, कस्टमर को एक्सेप्टेबल नहीं थी, क्योंकि 5 रुपये बहुत ज़्यादा बड़ी बात थी, ठीक है। तो उसके बाद क्या कहा एस्ट्रोलॉजर ने उसको कि अच्छा ठीक है, तो तुम क्या मुझे 8 अनाज दोगे, ठीक है, 8 अनाज दोगे। पहले किसकी बात हो रही थी, वो हर क्वेश्चन के 3 पाइस चार करते थे, ठीक है। लेकिन अब वो लोग क्योंकि चैलेंज कर रहे थे एक दूसरे को, तो यहाँ पे उन लोगों की क्या डील हुई कि वो 8 अनाज देगा, ठीक है। ऑल राइट, प्रोवाइडेड यू गिव मी ट्वाइस एज मच इफ़ यू आर रॉन्ग। तो जो वो कस्टमर था उसने क्या कहा कि ठीक है मुझे मंजूर है, लेकिन जो मैंने तुम्हें दिया तुम मुझे उसका उल्टा दोगे, उल्टा इन द सेंस कि तुम मुझे डबल दोगे उसका अगर तुम गलत निकले तो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या डील हुई इवेंचुअली, पहले उन लोगों ने जो भी बात हुई थी उस पर एक्सेप्टेबल नहीं था वो कस्टमर को, तो फिर एस्ट्रोलॉजर ने उसको क्या ऑफर किया कि तुम मुझे 8 अनाज दोगे। तो फिर जो उनका कस्टमर था उसने भी क्या कहा, एक्सेप्ट कर लिया, ऑल राइट कह दिया, और क्या कहा कि लेकिन अगर तुम गलत निकले तो तुम्हें मुझे जो मैं तुमको देने वाला उसको डबल दोगे। तो क्या हुआ, सेट द स्ट्रेंजर जिसकी बात हो रही है वो कस्टमर है, ओके। द पैक्ट वॉज एक्सेप्टेड आफ्टर अ लिटिल फर्दर आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो मैंने जैसे कि कहा कि उन लोगों की थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट्स हुआ, थोड़ी सी बार्गेनिंग हुई थी, उसके बाद ये एक्सेप्ट कर लिया गया था। द एस्ट्रोलॉजर सेंट अप अ प्रेयर टू हेवन एज द अदर लिटा चिरूट। तो जो एस्ट्रोलॉजर थे, क्योंकि अब उन लोगों की डील फिक्स हो गई थी, तो क्या किया एस्ट्रोलॉजर ने हेवन को प्रेयर भेजने लगे। प्रेयर इन द सेंस कि वो जो अपने मंत्र होते हैं ना, वो ऐसे पूरे तपस्या जो है जैसे हम क्या कहते हैं वैसे पूरे क्या करने लगे, वो मंत्र अपने हेवन को भेजने लगे, मंत्र पढ़ने लगे, ठीक है। और जब वो मंत्र पढ़ रहे थे तो जो अदर पर्सन था यानी कि जो उनका कस्टमर था उसने क्या किया, चिरूट को लिट किया यानी कि जलाया, ठीक है। चिरूट क्या होता है ना गाइस, सिगार होता है। देखो सिगार वो हम मूवीज़ वगैरह में या फिर मैंने जैसे साउथ इंडियन मूवी जो KGF वगैरह थी उसमें वो पीता रहता था हमेशा, तो वो सिगरेट्स की जैसे थोड़ी सी देखो ना होती है, लेकिन वो सिगरेट जैसी होती है लेकिन वो थोड़ी सी ज़्यादा हार्मफुल होती है, आपने देखा ही होगा आई एम श्योर। तो वो सिगार क्या करने लगा, जलाने लगा। द एस्ट्रोलॉजर कॉट द ग्लिम्स ऑफ हिज फेस बाय द मैच लाइन। तो जब क्योंकि वहाँ पे पूरा का पूरा अंधेरा था, तो जो उनका कस्टमर था एस्ट्रोलॉजर का उसने क्या किया, आग जलाया, आई मीन कि वो उसने माचिस जलाया। तो जो माचिस जब जली तो जो हमारे एस्ट्रोलॉजर थे तब जाके उन्होंने उसकी झलक देखी, ठीक है, झलक देखी उनकी कि ये बंदा है कौन, और उन्होंने उसका हल्का सा फेस देख लिया कि वो है कौन, ठीक है। समझ आ रही है ना बात, वो क्या कर रहा था, अपनी सिगार को लिट कर रहा था, जला रहा था। तो जो माचिस से रोशनी हुई उसकी वजह से क्या किया एस्ट्रोलॉजर ने उसका फेस देख लिया, उसकी हल्की सी झलक देख ली। There was a pause as car hooted on the road. Jutka drivers stored their horses and the battle of the crowd aggregated the semi-darkness of the park. तो जो अब वो उनकी लिट हुई, जब उन्होंने उसका फेस देखा, एस्ट्रोलॉजर ने उनका फेस देखा उनके कस्टमर का, तो वहाँ पे एक पॉज सा हो गया था। पॉज समझ रहे हो कि वो शॉक हो गए थे और एकदम हक्के बक्के रह के बस देखने ही लगे थे उसे। और जो आसपास की कार थी वो हूटेड यानी कि हॉर्न बज रहा था, ठीक है। तो कार्स की बहुत हॉर्न बज रही है, ये एक मूवमेंट ऐसा हो गया कि एस्ट्रोलॉजर बस उसे देखते ही रहेगा, आजू बाजू से पूरा क्या हो रहा है, हॉर्न बज रहा है। और जुटका क्या होता है, जो हॉर्स ड्राइविंग कार्ट, हम जिसे घोड़ा गाड़ी कहते थे, ठीक है। तो घोड़ा गाड़ी के ड्राइवर जो थे वो अपने जो घोड़ा थे, उनके जो हॉर्सेस थे उनको क्या कर रहे थे कि भी मतलब ऐसे बोलते हैं ना चलो आगे बढ़ो, या फिर उनको वो थोड़ा मारते वारते उनकी नेक पे, तो वो थोड़ा दूर भागने लगते हैं। तो ये सब पूरा पूछे तमाशा चल रहा था, बैकग्राउंड बताया जा रहा है कि कैसा था। एंड द बैटल ऑफ द क्राउड एग्रीगेटेड द सेमी डार्कनेस ऑफ द पार्क। तो जो क्राउड था वो क्या हो रहा था कि धीरे धीरे सब लोग क्या हो रहे थे, जा रहे थे, और सेमी डार्कनेस यानी कि अंधेरा, धुंधलापन जो था वो और बढ़ते जा रहा था, यानी कि और रात होती जा रही थी, और ये सब कुछ बैकग्राउंड में चल रहा था। द अदर सैट डाउन सकिंग हिज चूरूट पुटिंग आउटसाइड देयर रूथलेसली। तो जो उनका कस्टमर था वो क्या किया, उनके सामने आकर एकदम बैठ गया रूथलेसली, यानी कि एकदम अपनी होशो आवाज़ एकदम मतलब कैसा था वो, कुछ एकदम रूडली एक बॉडी लैंग्वेज होता है कि हम सामने वाले को एकदम कंफर्टेबल होगा। अब हम किसी के सामने जाके ऐसे सर पे बैठ जाए, उसे ऐसे ही फील हो रहा था एस्ट्रोलॉजर को कि ये बंदा तो मेरे सर पे आके बैठ गया। और वो बंदा इतना चिल था कि क्या कर रहा था, वो बैठा है आराम से किसके सामने, एस्ट्रोलॉजर के सामने, और वो जो उनका सिगार था वो उसे क्या कर रहा था, फूक रहा था, पी रहा था, ठीक है। द एस्ट्रोलॉजर फेल्ट वेरी अनकम्फर्टेबल एज आई सेड कि हम किसी के सामने ऐसे फ़ौरन अचानक से बैठ जाए अपनी धुन में, ठीक है, कुछ उसकी कंफर्टनेस का ख्याल ना रखे तो सामने वाला अनकम्फर्टेबल होगा ही, ठीक है। तो वो अनकम्फर्टेबल हो गए थे हमारे एस्ट्रोलॉजर।
हियर टेक योर अना बैक, आई एम नॉट यूज टू सच चैलेंजेस। तो क्योंकि वो बहुत अनकंफर्टेबल फील करते तो एस्ट्रोलॉजर ने क्या कहा कि भैया तुम ले लो अपना ये अना जो तुमने मुझे दिया है, मेरे को ये सब चीज़ों की आदत नहीं है ऐसे चैलेंजेस की फेस करने की, जो जैसे मैं जी रहा हूँ वैसे ही मैं खुश हूँ, ठीक है। देखो आई एम नॉट यूज टू सच चैलेंजेस, कि मेरे को ये सब चीज़ों की आदत नहीं है, ऐसे चैलेंजेस की, ऐसे डील्स की कि तुम मुझे इतना दोगे मैं इतना दूंगा, तो मुझे ये सब नहीं चाहिए, तुम अपना पैसा लो। और क्या हो रहा हूँ मैं, इट इज़ लेट फॉर मी टुडे, या आज मुझे घर पे जाने के लिए बहुत देर हो चुकी है, अब मुझे जाना है। ही मेड प्रिपरेशन टू बंडल अप, और ऐसा कहा उसने, फटाफट से क्या करने लगा, क्योंकि घाई हो रही थी भागने की, तो उन्होंने ऐसा कहा कि आज मुझे बहुत लेट हो रहा है, तुम अपना ये पैसा ले लो, अना ले लो, और मेरे को ऐसी चीज़ों की आदत नहीं है, मैं अब जाता हूँ घर में, फटाफट से क्या करना है, बंडल अप। मैंने आपको पहले भी बताया बंडल अप मतलब क्या होता है, कि सामान बांधने लगा। द अदर हेल्ड हिज रिस्ट एंड सेड यू कांट गेट आउट इट नाउ। तो जो हमारा कस्टमर था, आई मीन कि जो एस्ट्रोलॉजर का कस्टमर था, जो हमारे लिए अब तक स्ट्रेंजर है, तो उसने क्या कहा कि उनकी जो रिस्ट थी, उनकी जो कलाई थी, उसको पकड़ लिया और कहा कि अब तुम ऐसे नहीं जा सकते, तुमने मुझे ज़बरदस्ती से यहाँ पे बुला के बिठाया, मेरा टाइम वेस्ट किया, मैं तो चुपचाप से पास हो रहा था, यहाँ से गुजर रहा था, तो अब तुमने जब मुझे खामखा यहाँ पे बिठाया है, तो अब तुमको मेरे को ये एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, मेरा ये डील। द एस्ट्रोलॉजर शिवर्ड इन हिज ग्रिप एंड हिज वॉइस शुक एंड बिकम फेंट। तो जो एस्ट्रोलॉजर थे वो बहुत शिवरिंग करने लगे, यानी कि बहुत वो कांपने लगे थे, और जो उनकी ग्रिप यानी कि उनका ना वो बहुत घबरा गए थे, ठीक है, एकदम अपने होशो हवास उन्होंने खो दिए थे। यहाँ पे देखो फेंट लिखा, तो ऐसे फेंट मतलब तो होता है बेहोश, लेकिन वो ऐसे बेहोश तो नहीं हुए गए, लेकिन जो अपनी कॉन्शियसनेस है उनकी पूरे मतलब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूँ, वो बहुत ज़्यादा घबरा गए थे, काँप भी रहे थे, और उनकी वॉइस जो थी वो भी क्लियर नहीं हो रही थी। वो मतलब एक होता है ना कि अरे मैं तो ऐसे वाली कुछ हो गई थी, ठीक है, समझ आ रही है। लीव मी टुडे, आई विल स्पीक टू यू टुमारो। तो वो क्योंकि बहुत ज़्यादा वो एंशियस हो गए थे, वो घबरा गए थे, तो उन्होंने क्या कहा उसको, अपने कस्टमर को, कि भैया मुझे आज छोड़ दो, मैं तुमको कल फिर से मिलूंगा, देन हम लोग बात कर लेंगे। द अदर थर्स्ट इज palm in his face and said challenge is challenge, go on। तो जो हमारा कस्टमर था, हाँ मैं क्यों बार बार हमारा कस्टमर बोल, वो तो हमारे लिए एक स्ट्रेंजर है, वो था कस्टमर एस्ट्रोलॉजर का, ठीक है, कस्टमर बोलूँगी अब से मैं सिर्फ, ओके या। सो जो कस्टमर था उसने क्या किया, अपनी हथेली को, अपने पाम को क्या किया, उनके फेस की तरफ बढ़ाया, यानी कि उनको शो करने के लिए हम किसी को हाथ कैसे दिखाएंगे दोनों अपना, तो उस तरह से उन्होंने हाथ दिखाया एस्ट्रोलॉजर को, और कहा कि अब तो चैलेंज इस चैलेंज, अब तो तुमको ये करना ही पड़ेगा, गो ऑन, आगे बढ़ो, अब तुमको ये मुझे करके ही देना पड़ेगा जो तुमने मेरे साथ डील किया। द एस्ट्रोलॉजर प्रोसीड विद हिज थ्रोट ड्राइंग अब देयर इज़ अ वुमन। तो ना क्योंकि उसने तंग कर रखा था एस्ट्रोलॉजर को, तो एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि इसको मैं कुछ भी उल्टी सीधी पत्ती पर आता हूँ और इसको भगाता हूँ। तो उन्होंने क्या कि प्रोसीडेड, यानी कि जो जिस काम की जो जिस चीज़ की उन लोगों की डील हुई थी उसको उन्होंने जारी रखा, और जारी रखा इन द सेंस कि उसको कंटिन्यू करने की कोशिश की, और उनके जो पूरा गला था, थ्रोट ड्राइंग अप, पूरा सूख चुका था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एंशियस थे। एंशियस मतलब जो मैंने ऊपर ये सब कहा ना, शिवरिंग हो रही थी, वो फेंट हो गए थे, उनकी वॉइस चल गई, सब किसके सिम्टम्स, एंशियसनेस के। यहाँ तो वो एंशियस हो गए थे, और उन्होंने क्या कहा कि तुम्हारी ज़िंदगी में एक औरत थी, क्योंकि वो सबको यही कहते थे, तो इससे भी यही पट्टी पर आते, स्टॉप सेट द अदर, आई डोंट वांट ऑल दिस। क्योंकि वो हमारा कस्टमर भी बहुत तेज़ था, तो उसने कहा है बस 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 ये सब नहीं चाहिए मेरे को, शैल आई सक्सीड इन माई प्रेजेंट सर्च और नॉट आंसर दिस एंड गो। तो उसने कहा कि एस्ट्रोलॉजर को उसने कहा कस्टमर ने कि ये सब चीज़ों में मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुझे सिर्फ और सिर्फ ये जाना है कि जिसकी अभी मैं तलाश कर रहा हूँ, जिसको अभी मैं खोज रहा हूँ, जिसको अभी मैं सर्च कर रहा हूँ, क्या वो मुझे मिलेगा या नहीं, बस मुझे ये जवाब दो, और तुम भी जाओ अपने घर और मेरे को भी जाने दो, ठीक है। अदरवाइज आई विल नॉट लेट यू गो टिल यू डिस्गॉर्ज ऑल योर कॉइन्स। अगर तुमने मुझे ये नहीं बताया और ये सब फालतू की बस बकवास की वुमन ये वो, तो मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा जब तक मेरे सवाल का मुझे जवाब नहीं मिलेगा। डिस्कोर्ड यानी कि देखो सरेंडर अंडर प्रेशर, जब तक तुम मुझे पूरे कॉइन्स नहीं दे दोगे अपने, मतलब कि उसको वो धमका रहा था एस्ट्रोलॉजर के कि अगर तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया और ऐसे ही मुझे बेवकूफ़ ये सब चीज़ों में उलझाओगे, तो मैं तुम्हारे तब तक जाने नहीं दूंगा तुम्हें जब तक तुम अपने पूरे कॉइन्स मुझे दे नहीं देते, यानी कि पूरे दिन की कमाई। The astrologer muttered a few incantations and replied, "All right, I will speak." तो जो एस्ट्रोलॉजर थे उन्होंने incantations यानी क्या होता है, देखो मंत्र वगैरह जो होते हैं ना, वो
मैजिकल वर्ड्स यहाँ पे लिखा है राइट, तो वही हुआ ना मंत्र। तो उन्होंने क्या किया, मर्टर यानी कि उन्होंने अपने मन में पढ़े बड़बड़ाए। तो वो जो एस्ट्रोलॉजर थे उन्होंने क्या कहा कि ठीक है मैं तुम्हारे इस सवाल का जवाब दूंगा, और उन्होंने क्या किया, अपने मैजिकल वर्ड्स पढ़ने लगे, ठीक है। बट विल यू गिव मी अ रूपी इफ what I say is convincing, otherwise I will not open my mind and you may do what you like। लेकिन अगर मैं इतना सब कुछ कर रहा हूँ तो क्या तुम मुझे इसके बदले रुपया दोगे, 1 रुपया दोगे, जो अगर तुम्हें मतलब उन्होंने उसको फिर से एक चैलेंज कहा, क्योंकि वो क्या करना चाहते थे, कैसे ना कैसे स्केप होना चाहते थे, कैसे ना कैसे इस सिचुएशन से भागने चाहते थे। इसीलिए उन्होंने फिर से क्या कहा कि ठीक है मैं ये सब तो कर दूंगा, लेकिन अगर मैं जो कहूँ वो सच हुआ, अगर तुम्हें ऐसा उस चीज़ को सुन के लगा कि हाँ मैं सच कह रहा हूँ, तुम्हें मुझ पर विश्वास हुआ, तो क्या तुम मुझे रुपया दोगे? और अगर तुम मुझे रुपया नहीं दोगे तो मैं मेरा मुंह बिल्कुल नहीं खोलूँगा, और उसके बाद तुम जो चाहो कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि वो डरा रहा था ना इन्हें कि अगर तुम मुझे नहीं दोगे, यहाँ पे डिस्गोर्ज वाला हमने पढ़ा ना कि अगर तुम नहीं दोगे तो पूरे कॉइन्स तुम्हारे छीन लूँगा तभी जाने दूंगा। तो उसके बाद इसलिए एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि तुम कर सकते हो, तुम्हें जो करना है, अगर तुम मुझे 1 रुपया दोगे तो ही मैं मानूंगा। After a good deal of haggling, the other agreed. The astrologer said, "Yeah, you were left for dead. Am I right?" देखो बैगलिंग मतलब क्या होता है, बार्गेनिंग, ठीक है। तो आपसे मार्केट में जाओगे तो बार्गेनिंग नहीं कहना, हैगलिंग कहना, वो शायद समझ जाए। ओके गाइस, सो तो क्या कहा उन्होंने, थोड़ी सी उन लोगों की फिर से आर्ग्यूमेंट हुई, क्योंकि देखो इवेंचुअली क्या था ना गाइस कि वो जो हमारे एस्ट्रोलॉजर थे उनको इस सिचुएशन से स्केप होना था, ठीक है। तो इसीलिए वो बातें बना रहे थे, लेकिन उसके बाद वो भी, उनका कस्टमर भी इतना ढीठ था कि वो भी आर्ग्यू करे जाता, और इवेंचुअली उसने भी क्या कहा कि ठीक है तुमको रुपये चाहिए ना, मैं दे दूंगा तुमको, ठीक है। तो एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि ठीक है, अच्छा तो ये हुआ था तुम्हारे साथ कि एक बार यू आर लेफ्ट फॉर डेड, एम आई राइट, तुम्हें मरने के लिए किसी ने छोड़ दिया था, मैं सही कह रहा हूँ। टेल मी मोर। तो ये बात तो सच थी, उसे सच में किसी ने क्या किया था, मरने के लिए छोड़ दिया था। तो जो उनका कस्टमर था उन्होंने कहा हाँ ये तो बिल्कुल सच बात है, और बताओ तुम्हें क्या क्या पता। उससे भी विश्वास होने लगा था। अ नाइफ हैज पास थ्रू यू वंस सेड द एस्ट्रोलॉजर। तो तुमसे तुम्हारे तुम्हें किसी ने नाइफ से भी एक बार अटैक किया था, ऐसा उन्होंने कहा एस्ट्रोलॉजर ने अपने कस्टमर को। गुड फेलो, ही bared his chest to show the scar, what else। तो जो हमारा उनका जो कस्टमर था उसे भी उनकी बातों पर विश्वास होने लगा, क्योंकि ये सब चीज़ें एक्चुअल में हुई थी उसके साथ। और उसने प्रूफ के लिए क्या किया, बैड यानी कि अब उसका जो शर्ट था उसको थोड़ा सा साइड किया, यानी कि अनकवर किया, और उसने उठाकर ऐसे या फिर खोल कर अपना चेस्ट दिखाया जहाँ पे उसको स्कार था, उस चीज़ का जहाँ पे उसको मार्क आ गया था जब उसे किसी ने नाइफ मारा था, ठीक है। तो ये सब बातें हुई, फिर आगे क्या हुआ, एंड देन, और उसने कहा, ये भी कहा उसे एस्ट्रोलॉजर को, उनके कस्टमर ने कि और तुम क्या क्या जानते हो ये सब भी बताओ। एंड देन यू वर पुश इनटू अ वेल नियर बाय इन दी फील्ड, यू वर लेफ्ट फॉर दैट। तो तुम्हें किसी ने पहले तो चाकू मारा था, ठीक है, नाइफ मारा था, और उसके बाद तुम्हें क्या किया था कि एक वहाँ पे पास में कुआं था, मारने के बाद तुम्हें उसमें ढकल दिया था, और वहीं पर तुम्हें मरने के लिए छोड़ दिया था। I should have been dead if some passerby had not chanced to peep into the well, exclaimed the overwhelmed by enthusiasm। तो देखो जो वो उनका कस्टमर था उन्होंने क्या कहा कि ये सब बात बिल्कुल सच है, आप बिल्कुल सच कह रहे हो, और आज मैं जिंदा भी नहीं होता, मैं मर चुका होता अगर कोई उनके पास से गुजरने वाला, ठीक है, जो जिस कुएं में उनको फेंका गया था उसके पास जो गुजर रहा था, पासरबाई यानी कि उधर से गुजरता हुआ इंसान, ठीक है, तो जो उस कुएं के पास से गुजर जाता, अगर उसने उस कुएं में झांकी नहीं मारा होता, उसने उस कुएं में देखा नहीं होता, तो आज क्या होता, मैं मर चुका होता। और ओवरवेल्म मतलब कि ना बहुत वो इमोशनल, भावुक, हैप्पी, मतलब एक बहुत मिक्स इमोशन था, ठीक है। समझ रहे हो कि किसी की जान बचे, वो उसको एक्सप्रेस करा तो उसके कितने इमोशंस उसमें इन्वॉल्व होंगे, राइट। तो वो इमोशनल भी था और खुश भी था, ठीक है, थोड़ा सा अपसेट भी था, मतलब ये सब जो इंसिडेंट हुआ उस वजह से अपसेट भी था। तो ये सारे इमोशंस को क्या कहते हैं, ओवरवेल्म्ड, ओके। अगर कोई मुझे बहुत अच्छा तोहफा दे, ठीक है, तो अगर उसको देख के मैं इमोशनल हो रही तो मैं क्या हूँ, ओवरवेल्म्ड हूँ, ओके। एंड इसका मतलब क्या होता है, एंथुसियाज्म का मतलब होता है कि बहुत एक्साइटमेंट हो के, ठीक है, बहुत एनर्जेटिकली, बहुत एक्साइटमेंट से वो कह रहा था। वेल शैल आई गेट एट हिम, ही आज क्लेंचिंग हिज फिस्ट। तो क्लेंचिंग हिज फिस्ट यानी कि देखो हम ऐसा मुक्का बनाते हैं, अपना अपना हाथ क्लोज करते हैं ना, मुट्ठी बांधते हैं, और ऐसा मुट्ठी मारते हुए कहते हैं, समझो ये है
मेरे को थोड़ी सी अच्छी ड्राइंग सीख जानी चाहिए आप लोगों के लिए। ये है मेरा हाथ, ठीक है। मैंने इसको क्या किया है, ऐसे मुट्ठी बनाई हुई है और मैंने मेरा ये दूसरा हाथ है जो मैंने खुला रखा हुआ है, और ये दोनों को मैं क्या करूँ, जैसे हम क्लैप करते हैं ना दोनों हाथ में साथ करते हैं, वो उसने क्या किया, ऐसे करके किया। क्लेंचिंग हिज फिस्ट मतलब यही होता है, ये कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। ओके, शैल आई गेट हिम, ही आस्क्ड, उसने ऐसा क्या क्या गुस्से में से हाथ मारते हुए पूछा कि क्या मुझे वो दोबारा मिलेगा। इन द नेक्स्ट वर्ल्ड आंसर द एस्ट्रोलॉजर, तो एस्ट्रोलॉजर ने कहा मिलेगा तो ज़रूर, लेकिन बेटा दूसरे जन्म में, कहाँ पे, जब तुम मर जाओगे तो तुम ऊपर उसे नेक्स्ट वर्ल्ड में मिलोगे, ठीक है। ही डाइड 4 months ago इन अ फार ऑफ टाउन, तो उन्होंने क्या कहा कि बेटा तुम उसे तो मिलोगे लेकिन इस जन्म में तो नहीं मिल सकते, या फिर इस दुनिया में तो नहीं मिल सकते हो। कब मिलोगे तुम उसको, ऊपर जाकर, मरने के बाद। और उन्होंने क्या कहा कि वो 4 month पहले मर चुका है एक दूर के गांव में। यू विल नेवर सी हिम एनी मोर ऑफ हिम, द अदर ग्राउंडेड ऑफ हियरिंग इट द एस्ट्रोलॉजर प्रोसीड गुरु नानक। ओके, तो क्या कहा उन्होंने, एस्ट्रोलॉजर ने उनको, कि अब तुम उसे कभी नहीं मिल पाओगे क्योंकि वो 4 महीने पहले एक दूर गांव में क्या हो चुका है, मर चुका है। और उसी का सुन के क्या कहा, ये सब सुन के क्या हुआ, जो उनका कस्टमर था वो ग्राउंडनेट यानी कि ना वो बहुत दुखी हो गया, उसकी आवाज़ एकदम धीमी सी, उसने कहा अच्छा ऐसा हुआ है क्या। और उन्होंने क्या किया, द एस्ट्रोलॉजर प्रोसीडेड, एस्ट्रोलॉजर ने कहा गुरु नानक। तो वो शॉक हो गया कि क्या आपको मेरा नाम पता है, यू नो माई नेम, you know my name. The other said taken back as I नो ऑल द थिंग्स। तो जो वो था उनका कस्टमर, वो बहुत शॉक हो गया। देखो इसका मतलब पता है शॉक, ठीक है। और उन्होंने कहा कि आपको मेरा नाम भी पता है। तो उसका नाम क्या था जिसकी अब तक कस्टमर या फिर स्ट्रेंजर कह के हम बात कर रहे हैं, उसका नाम है गुरु नानक। यू हैव टू रिमेंबर दिस। क्या था उनके कस्टमर का नाम जिसकी ये स्टोरी चल रही है, गुरु नानक। तो गुरु नानक बहुत शॉक हो गए कि आपको मेरा नाम भी पता है। तो उन्होंने मौके पर और चौका मारा और कहा कि जैसे मुझे सब कुछ पता है तुम्हारे बारे में, वैसे ही तो तुम्हारा नाम भी पता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो उन्होंने कहा गुरु नानक लिसन केयरफुली टू व्हाट आई हैव टू से, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा कि गुरु नानक बेटा मेरी बात सुनो, मेरे पास तुम्हें कुछ बताने के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है, तुम्हें इसे ध्यान से सुनना है। योर विलेज इज़ 2 days जर्नी ड्यू टू नॉट टू दिस टाउन, टेक द नेक्स्ट ट्रेन एंड टू बी गॉन। तो उन्होंने क्या कहा उसको कि बेटा क्या करो, तुम 2 दिन के अंदर अंदर ये गांव छोड़कर चले जाओ, ठीक है। 2 दिन के अंदर नहीं, एक्चुअली उन्होंने कहा कि तुम्हारा गांव इधर से 2 दिन का रास्ता है, ठीक है। 2 दिन तुमको ट्रैवलिंग में लगेगा, तुम अपना सामान बांधो और अभी के अभी जो नेक्स्ट ट्रेन आएगी उससे पकड़ के अपने गांव की तरफ निकल जाओ। आई सी वंस अगेन ग्रेट डेंजर टू योर लाइफ इफ़ यू गो फ्रॉम होम। तो वो क्या कहते हैं कि मैं ये देख सकता हूँ, मैं इसे सेंस कर सकता हूँ, मेरी इंट्यूशन कह रही है कि अगर तुम अभी के अभी ये नई जगह छोड़कर चले गए अपने घर की तरफ, तो तुम्हारे पे फिर से कोई बहुत बड़ा खतरा है, डेंजर है, इसीलिए तुम कभी दूर अपने घर से मत जाओ, फ़ौरन अपने घर के लिए निकल जाओ। ही टुक आउट अ पिंच ऑफ सेक्रेट एश एंड हेल्ड टू हिम। तो उन्होंने क्या किया, उससे रब इट ऑन योर फोरहेड एंड गो होम। तो उन्होंने जो अपने सर पे अपने राख लगाई हुई थी उसे भी यही ऑफ़र किया गुरु नानक को, और कहा कि ये जो ऐश अपने सर पे लगा लो और क्या करो, अपने घर की तरफ फ़ौरन निकल जाओ। नेवर ट्रेवल साउथवर्ड अगेन, यू विल लिव टू बी 100। और क्या कहा कि यहाँ पे लौट कर कभी मत आना और तुम 100 साल जियोगे अगर तुम इस जगह से दूर रहोगे तो। वाई शुड आई लीव होम अगेन, द अदर सेड रेफेक्टिवली, आई वॉज ओनली गोइंग अवे नाउ एंड देन टू लुक फॉर हिम एंड टू चोक आउट हिज लाइफ इफ़ आई मेट हिम। तो उन्होंने कहा गुरु नानक ने कि अब मैं क्यों घर छोड़ के जाऊँगा, मैं तो घर बस इसीलिए छोड़ कर आया था ताकि जिसने मुझे मारा था, जिसने मेरे साथ ये सब किया था, मैं उसको ढूंढूं, मैं उसको मिलूं और चोक आउट यानी कि उसकी ज़िंदगी वैसे ही उसकी भी जान मैं भी ले लूं। तो क्यों निकले थे गुरु नानक अपने घर से, क्योंकि वो उसे तलाश कर रहे थे, उसे खोज रहे थे जो उनको उन्होंने नाइफ मार के फेंक दिया था। और उनका क्या मकसद था इधर आने का, बस सिर्फ और सिर्फ इसीलिए आए थे वो, ताकि वो जिन्होंने उन पर अटैक किया था वो उसको ढूंढ के मार सके। ही शुक हिज हेड रिग्रेटली, ही हैड एस्केप्ड माई हैंड्स, आई होप दैट ही लीस्ट ही डाइड एज इट डिजर्व। तो उन्होंने क्या किया, रिग्रेटली, देखो उनको कुछ इस बात का अफसोस नहीं था कि वो मर गया, उनको अफसोस इस बात का था कि वो मेरे हाथ से नहीं मरा, वो मेरे हाथों से बचकर चला गया। और उन्होंने ऐसा कहा कि मैं उम्मीद करता हूँ कि वो ऐसी ही मौत मरा होगा जैसी वो डिज़र्व करता था, क्योंकि उन्होंने उसके साथ बुरा किया था, गुरु नानक के साथ उस पर्सन ने अटैक करने उनके गुरु नानक के साथ बुरा किया था। तो इसीलिए ये सब वर्ड्स गुरु नानक के मन से निकल रहे थे, उसके लिए वो बुरा बदुआएं दे रहे थे, कर्ज कर रहे थे उसे कि वो भी ऐसी ही मौत मरा होगा जैसे उसे डिज़र्व करता था, उसे मरना चाहिए था।
Yes, said the astrologer. He was crushed and then although the other looked gratified to hear it. ठीक है, तो क्या हुआ था कि उन्होंने क्या कहा, एस्ट्रोलॉजर ने उनको रिप्लाई में क्या कहा कि बेटा तुम चिंता मत करो, जैसी वो डिज़र्व करता था मत वो वैसे की वैसी ही हमारा लोरी लोरी यानी कि बहुत देखो जब जितनी भी अपने ट्रक देखी अब तक उसमें जो सबसे बड़ी वाली ट्रक होती है उसे लोरी कहा जाता है। ठीक है, तो जो लोरी के नीचे है वो लोरी के नीचे आके जो तुम्हारा अटैक करता है वो मर चुका है, तो ये बहुत बुरी मौत हुई, राइट, कि एक कोई बहुत बड़ी ट्रक के नीचे आके पूरा क्रश हो गया है। तो ये सुनकर क्या हुआ, उनके कस्टमर को यानी कि गुरु नानक को ग्रेटिफाइड यानी होता सेटिस्फाइड, देखो प्लीज़। तो ये सुन के उनको बहुत सुकून और चैन मिली कि उसने मेरे साथ जो किया था उससे उसको बढ़कर बदला मिला है और वो इतनी बुरी तरह से मरा है। ठीक है, सो द प्लेस वॉज डिस्ट्रॉयड बाय द टाइम द एस्ट्रोलॉजर पिक्ड अप हिज आर्टिकल एंड पुट देम इनटू हिज बैग। तो क्या हुआ था, जो जो जिस रास्ते पे वो बैठते थे वो जो प्लेस थी वो पूरी की पूरी सुनसान हो गई थी, पूरी वीरान हो गई थी, और उन्होंने अपने सारे आर्टिकल्स और उनके जो भी सामान वगैरह था वो अपने बैग में उससे क्या करने लगे, बांधने लगे। और जो ग्रीन लाइट, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि उन पर हल्की सी कोई ग्रीन लाइट पड़ रही थी, वो ग्रीन लाइट भी क्या होने लगी थी, पूरी तरह से जा चुकी थी। वो पहले जा रही थी हल्की हल्की से, लेकिन अब इस वक्त की जो बात हो रही है उस टाइम पे क्या हुआ, पूरा वहाँ पे सुनसान है, पूरा अंधेरा, हल्की फुल्की जो लाइट इधर उधर से क्रिस क्रॉस हम पड़ रहे थे वो सब भी जा चुका था। Leaving the place in darkness and the silent, the stranger had gone off into the night after giving the astrologer a handful of coins. तो क्या हुआ था कि पूरे अंधेरे हो चुका था, वहाँ पे पूरा सुनसान हो चुका था, और जो हमारे एस्ट्रोलॉजर थे वो जाने की तैयारी कर रहे थे, और जो हमारा स्ट्रेंजर था यानी कि जो हमारा गुरु नानक था वो भी क्या हो चुका था, जा चुका था वहाँ से। और वो क्या ऐसे ही चला गया था, नहीं, उसने अपनी कमिटमेंट पूरी की, तो उसने पूरा अपने हैंडफुल यानी कि मुट्ठी भर के जो कॉइन्स थी वो एस्ट्रोलॉजर को दी थी। हालांकि इतनी कॉइन्स की तो बात भी नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी मे बी वो इम्प्रेस था, या जो भी उसने प्रॉमिस किया था, इतना ही बात बस समझो कि जो भी उसने प्रॉमिस किया था उसने उसको फुलफिल किया, क्योंकि वो क्या लग रहा था उन्हें कि एस्ट्रोलॉजर तो हमारे बहुत सही कह रहे हैं, उनको सब चीज़ पता है, वो एक एक्चुअल में डिवाइन सोल है। It was nearly midnight when the astrologer reached home. His wife was waiting for him at the door and demanded an explanation. तो देखो क्या हुआ, जब वो रात में घर को गया, मतलब घर पे पहुंचे वो, तो एक बहुत अंधेरी रात हो चुकी थी, आधी रात हो चुकी थी। जैसे हमने मिड नाइट पढ़ा दोपहर, तो आधी रात को क्या हो गया, यस मिड नाइट हो गई ना, सॉरी हमने मिड डे पढ़ा था कि दोपहर, दिन का आधा दिन दोपहर, तो अब मिड नाइट क्या, आधी रात। ठीक है, एंड जो एस्ट्रोलॉजर थी उनकी वाइफ उनके लिए वेट कर रही थी घर पे डोर की तरफ, और जब वो घर पहुंचे तो उनकी वाइफ तो भाई वाइफ है ना, तो किसी की भी वाइफ है, शेर को भी हमने बहुत से ऐसे देखा है झुकते हुए बीवी के सामने, तो वो तो बेचारे एस्ट्रोलॉजर ही थे। तो उनके एस्ट्रोलॉजर ने, उनकी वाइफ ने, एस्ट्रोलॉजर की वाइफ ने कहा कि आपको इतनी देर क्यों हो गई थी, ज़रा मुझे बताओ आप। ठीक है, एक्सप्लेनेशन मांगा, रीज़न मांगा। ही फ्लंग द कॉइन एट हर एंड सेड काउंट देम, वन मैन गेव ऑल देम। तो क्या क्या फ्लंग देते, मैंने आपको बताया कि क्या क्या ऐसे कॉइन फेक कर दिया। तो उन्होंने क्या किया, एस्ट्रोलॉजर ने अपनी वाइफ की तरफ सारे कॉइन्स जो उन्होंने जमा किए थे वो उसके तरफ फेंक दिया, अपनी बीवी की तरफ फेंक दिया, और कहा कि गिनो बैठ कर इसे, ये पूरा का पूरा एक आदमी ने दिया है, मुझे इतना बड़ा हाथ मार के आया हूँ आज मैं, ऐसे 12.5 अनास शी सेड काउंटिंग, शी वॉज ओवरजॉयड। तो ओवरजॉयड यानी कि वो बहुत खुश थी। ठीक है, बहुत खुश थी, और उन्होंने क्या उनको कहा कि पूरे के पूरे 12.5 अना है ये तो, और वो बहुत ज़्यादा खुश थी, और उसने खुशी के मारे क्या कहा कि मैं इससे क्या करूँगी, जैगरी खरीदूँगी। जैगरी मतलब पता है ना, गुड़, हाँ, सो जैगरी खरीदूंगी एंड कोकोनट टुमारो। तो उसने क्या हुआ था, समझ आ रही है ना बात, उन्होंने अपने बीवी के तरफ पूरे कॉइन्स फेंक दिए थे, उनकी बीवी ने वो पूरे काउंट किए, वो बहुत ज़्यादा लग रहे थे उन्हें, 12 अना थे क्योंकि पूरे वो, और वो खुश थी। उन्होंने बहुत खुशी से कहा अपने हस्बैंड को यानी कि एस्ट्रोलॉजर को कि मैं आप कल जाकर इससे क्या खरीदूंगी, जैगरी यानी कि गुड़ और कोकोनट। कोकोनट को क्या बोलते हैं, नारियल, या the child has been asking for sweets for so many days. I will prepare some nice stuff for her. तो हमारी जो बच्ची है वो बहुत दिनों से कह रही थी कि क्या बनाओ, कुछ मीठा बनाओ, कुछ स्वीट बनाओ, और अब मैं क्या करूँगी, सब चीज़ उसके लिए कल लेकर आऊँगी, और उसके लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, जिस चीज़ की वो डिमांड करी थी वो बनाऊँगी। द स्वाइन हैज़ चीटेड मी, ही प्रॉमिस मी ₹1, सेड द एस्ट्रोलॉजर। तो स्वाइन मतलब होता है ना, वो एक्चुअली उनको वो अब्यूज़ कर रहा है, ठीक है, गाली दे रहा था कि कमीने ने तो मुझे धोखा दिया है, वो मुझे कह रहा था कि ₹1 दूंगा लेकिन बस 12 अना दिया है, 12.5 अना। स्वाइन का एक्चुअल मीनिंग होता है गाइस पिग, ओके। तो वो इवेंचुअली यही समझो कि वो क्या करता है, उनको अब्यूज़ कर रहा था, क्योंकि उसने दिया कितना था, इतना ज़्यादा पकाने के बाद ₹1 की उसने कमिटमेंट की थी, लेकिन उसने इवेंचुअली दिया कि इतना था, 12.5 अना दिया था, और इसीलिए एस्ट्रोलॉजर उसको अब्यूज़ कर रहे थे। शी लुक्ड अप एट हिम
यू लुक वरीड, व्हाट इज़ रॉन्ग। तो उनकी वाइफ ने क्या किया, सेंस किया कि उनके हस्बैंड क्या है, परेशान है, और उन्होंने उनकी तरफ देखा ऐसे उनके चेहरे पर, कहा कि तुम बहुत परेशान लग रहे हो, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। नथिंग, क्या कहा एस्ट्रोलॉजर ने, कोई कुछ नहीं, ऐसे ही बस। आफ्टर डिनर सिटिंग ऑन द Pure he told her, do you know a great load is gone from me today. I thought I have the blood of man on my hands all these year. तो उन्होंने कहा कि नहीं कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ, बस वो खाना खाने के बाद ना, प्योर यानी क्या होता है गाइस, सिटिंग कोट, पलंग समझ लो, ठीक है, बैग जो होता है ना वैसे ही समझ लो। तो वो पलंग पर बैठे थे और उन्होंने अपनी बीवी को क्या कहा कि तुम्हें पता है मेरे सर से एक बहुत भारी बोझ उतर गया है आज, ठीक है। आई थॉट आई हैड द ब्लड ऑफ अ मैन ऑन माई हैंड्स ऑल दिस। ब्लड ऑफ अ मैन यानी कि क्या, उनके क्या लग रहा था कि वो किसी आदमी के मौत के गुनहगार है, ठीक है, वो जिम्मेदार है, किसी को जान चली गई उनकी वजह से, और इस बात का उनको बहुत रिग्रेट था, इसीलिए उनके सर पर बहुत ज़्यादा बोझ था। दैट वॉज द रीज़न वाई आई रन फ्रॉम होम, सेटल्ड हियर एंड मैरिड यू, ही इज़ अलाइव। लेकिन वो आदमी तो जिंदा है, और यही रीज़न था क्योंकि एस्ट्रोलॉजर बहुत इस चीज़ से रिग्रेट थे, उनको इस चीज़ की बहुत टेंशन थी, क्योंकि एक मर्डर एक क्राइम था, ठीक है, उन्हें जेल हो जाती। तो इसीलिए उन्होंने क्या कहा अपनी बीवी को कि मैं बस इसी वजह से अपने घर से भाग गया और यहाँ आकर पूरा सेटल हुआ और तुमसे शादी की, लेकिन जिस वजह से मैं भागा वो आदमी तो जिंदा है। मतलब समझ रहे हो क्या हुआ यहाँ पे। यस गाइस, जो गुरु नानक थे वही वो आदमी थे जिनकी मौत के जिम्मेदार अपने आप को एस्ट्रोलॉजर समझते थे, लेकिन वो गुरु नानक तो जिंदा थे क्योंकि उन्होंने किसी ने पासर बाय उनके पास से गुजरता हुआ आदमी ने देखा था और बचा लिया था। अब समझ आ रहा है क्या हुआ, ट्विस्ट था यहीं पर, ठीक है। जिस आदमी की बात कर रहे थे कि तुम्हें किसी ने छुरा मार दिया था और तुम्हें कुएं में फेंक दिया था, वो कौन था, यस हमारे एस्ट्रोलॉजर ही थे, ठीक है। और उन्होंने ये क्यों किया था, चलो यहाँ पे पता है। शी गाप्स टू ट्राई टू किल हिम, वो बहुत ज़्यादा शॉक, उसकी सांसें थम गई थी, ज़मीन पे ऐसे खिसक गई थी कि क्या आपने किसी को मारने की कोशिश की है, एक बहुत बड़ी बात होती है राइट। तो आपने क्या किसी की जान लेने की कोशिश की अपने हस्बैंड से, उसने पूछा यस इन आवर विलेज व्हेन आई वाज अ सिली यंगस्टर। तो उन्होंने क्या किया, हाँ मैंने जान लेने की कोशिश की थी जब मैं एक ऐसे ही कहते हैं ना हम यंगस्टर, एक बहुत आवारा लड़के होते हैं कुछ। अभी आप यंगस्टर नहीं, आप टीनेजर होंगे, मैं यंगस्टर हूँ, ठीक है, मतलब आप 18 साल के बाद क्या बन जाते हो, यंगस्टर बन जाते हो। तो जब वो ऐसे जवान थे, उनको बहुत आवारापन था, फ्रेंड सर्कल उनका अच्छा नहीं था, तो इसीलिए क्या वो ये सारे इंसिडेंट होते देखते हैं। वी ड्रैंक ग्लैम्ड एंड क्वेल्ड बैडली वन डे। तो उन्होंने क्या कहा कि जब हम यंगस्टर थे, हमारा पूरा एक ग्रुप था, हम लोग बहुत आवारा थे और हम क्या कर रहे थे, हमने ड्रिंक किया था, ड्रैंक यानी कि ड्रिंक का सेकंड फॉर्म है ड्रैंक, ठीक है। तो उन्होंने शराब पी हुई थी, उन्होंने ड्रंक किया था और उन्होंने क्या किया था, जुआ खेला था, ठीक है, गैम्बल यानी कि जुआ खेलना। और उन्होंने क्या किया, आपस में उनकी बहुत, जो लोग जुआ खेल रहे थे उनका जो ग्रुप था, उन लोगों की एक बहुत ज़्यादा सीरियस आर्ग्यूमेंट हो गई थी, बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई थी एक दिन। Why think of it? Time to sleep, he said, yawning and stretched himself on the pillow. तो क्या कहा उन्होंने कि हम लोग एक बहुत आवारा हमारा ग्रुप था, हम भी यंगस्टर थे, इतनी ज़्यादा कुछ हमें अकल नहीं थी, और हमने क्या किया, एक दिन जुआ खेला, ड्रिंक किया, और हमारी आपस में बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई थी। लेकिन अब ये सब चीज़ क्यों सोचना, सोने का वक्त हो गया, सो जाते। और अपने जो उनका पलंग था, उनका जो बैग था, उस पर क्या करने लगे, वो अंगड़ाई लेने लगे, यॉर्निंग यानी कि अंगड़ाई लेने लगे, ठीक है। और स्ट्रेच यानी कि हम ऐसे स्ट्रेच करते हैं ना आराम से, आप मैं सोऊंगा वैसे वाले स्ट्रेच किया, यानी कि पूरी चीज़ आप समझ रहे अपने कहाँ पर, पलंग पर बैठ के समझ रहे पूरी बात क्या होती है। कि वो लोग जब यंगस्टर थे तब उन्होंने क्या किया था कि वो जुआ वगैरह खेल रहे थे, उसमें कोई लड़ाई हो गई थी, तो उनमें से ये गुरु नानक भी होगा जिनको इन लोगों ने मिलकर मार दिया था, ठीक है। और लेकिन वो बच गए थे। तो पूरी ओवर स्टोरी यही थी गाइस, समझ आ गई है बात आप लोगों को। इसीलिए गुरु नानक के बारे में सब कुछ पता था हमारे एस्ट्रोलॉजर को, लेकिन गुरु नानक ने क्या सोचा कि ही इज़ एक्चुअली समवन रिलेटेड टू गॉड, कमिंग फ्रॉम द गॉड डायरेक्टली, और ऐसा लगा कि बहुत डिवाइन है। तो आई होप आप लोगों को ये पूरी बात समझ आ गई होगी, पूरी स्टोरी समझ आ गई होगी। हमारा फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे एंड होने वाला है, आई मीन ऑलमोस्ट नो एंड हो ही गया है। सो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर था, मैंने ये अभी अभी शुरू किया। मैंने सोचा कि आप लोगों को ये भी पढ़ाना चाहिए क्योंकि मुझे हिस्ट्री से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, ठीक है। तो गाइज अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड अगर मुझे इस पर अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो श्योरली मैं सारे चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन अपलोड करूँगी। वैसे तो मैंने आपको वर्ड टू वर्ड समझाने की कोशिश की, लेकिन स्टिल अगर आप लोगों को कोई भी डाउट आ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ओके गाइज। सो ये मेरा फर्स्ट वीडियो था, तो अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर योर ओपिनियन, व्हाट डू यू थिंक about this video, okay, and thanks for watching, bye bye, take care guys.